अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है तो काइंडली यार मुझे बता दो तुम लोग जो लोग भी कनेक्टेड हैं इस वक्त। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी शेयर करते हैं स्क्रीन तो देखते हैं क्या होता है। यार लाउड एंड क्लियर मत भूलो भाई, नज़र लग जाती है, फिर ये फ़ौरन डिस्कनेक्ट हो जाना शुरू हो जाएगा। हाँ, चलो 2 मिनट दें मुझे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, उस दौरान फिर और लोग भी आ जाएंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक पढ़ना है आज हमने, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स का। उससे पहले हम फिस्मो रोल्स पढ़ेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी हमारा टॉपिक चल रहा है और हम्म, चलो। अच्छा, तो अब ये स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, तो मुझे बताइएगा कि आपको स्क्रीन विजिबल है। एक आध सेकंड में हो जाएगी अभी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स भी अब आ ही रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं भाई, और हर हाल में इंशाल्लाह
लास्ट टाइम हमने ये देखा था, हमने अपना एक डोमेन बनाया abc.com, ठीक है, यानी एक वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट को कन्वर्ट किया डोमेन एनवायरनमेंट में बाय इंस्टॉलिंग a server which is called a domain controller, ठीक है। जब डोमेन कंट्रोलर वो सर्वर बनता है, वो बनता कैसे था, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने से। तो किसी भी सर्वर मशीन में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, उस दौरान उसने पूछा डोमेन का नाम, आपने कहा abc.com, आपका एक डोमेन क्रिएट हो गया और डोमेन कंट्रोलर भी बन गया। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जब आप बेसिकली अपना पहला डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, तो उस वक्त आप अपना पहला डोमेन बना रहे होते हैं, तो बेसिकली आप बुनियाद रख रहे होते हैं अपने पहले ट्री की और अपने पहले फॉरेस्ट की, क्योंकि वो जो पौधा होता है वही फिर बड़े होकर दरख्त बनता है और फिर मल्टीपल ट्रीज बनते हैं एक फॉरेस्ट। लेकिन आगाज़ कहाँ से हुआ, आगाज़ यहीं से हुआ abc.com से। तो ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट है abc.com, जो डोमेन आपने बनाया। मल्टीपल डोमेन्स या मल्टीपल ट्रीज जो हैं वो एक फॉरेस्ट बनाते हैं, और अगर डोमेन के अंदर ही आप सब डोमेन्स या चाइल्ड डोमेन्स बनाएंगे जिसमें आप सेम नेम स्पेस यूज़ करेंगे, तो ये फिर एक बेसिकली शाखें बन रही हैं जो कि एक ट्री की आपकी शाखें हैं, इसीलिए इसको ट्री कहा गया है। तो डोमेन में, ट्री में और फॉरेस्ट में यही फ़र्क है। ये चीज़ आपने लास्ट टाइम देखी, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम देखते हैं कि आज एक क्विकली हम इस पहले को देखेंगे कि फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल्स क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने बड़े टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स का है। हम देखेंगे कि डोमेन पॉलिसीज कैसे लगती हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज, और उनकी प्रायोरिटी क्या होती है, उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम ये थोड़ा पहले इसको ये देख लेते हैं कि जब भी आप किसी डोमेन को बनाने जाते हैं और एक डोमेन कंट्रोलर, पहला जो डोमेन कंट्रोलर बनता है, तो उस डोमेन कंट्रोलर में ऑब्वियसली जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके उसको डोमेन कंट्रोलर बना देते हैं, तो उसमें ये 5 सर्विसेज हैं जो अवेलेबल हो जाती हैं। ये 5 रोल्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी के: स्केमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, RID रीड मास्टर, यानी रिलेटिव आइडेंटिफायर या ID मास्टर, PDC एम्यूलेटर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर एम्यूलेटर, और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। ये 5 रोल्स हैं, ये 5 सर्विसेज हैं जो एक डोमेन कंट्रोलर या एक एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन प्रोवाइड करता है। इनको FSMO या FISMO रोल्स भी कहा जाता है, ठीक है। थ्योरेटिकल है थोड़े से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ख़ास तौर पे जब आप एक्टिव डायरेक्टरी या आप सिस्टम एडमिन के लिए जॉब अप्लाई करते हैं, या इवन सिस्टम सपोर्ट में तो खैर वो एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे, लेकिन जब आप थोड़े से बड़े लेवल पे सिस्टम एडमिन वगैरह पे जाते हैं तो आपसे वो लाजमी, बाज़ लोग तो इनिशियल लेवल पे ही पूछते हैं कि भाई ये रोल्स क्या होते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी अगर आपने पढ़ी है, अगर आपको एक्टिव डायरेक्टरी की नॉलेज है, सर्वर बनाना तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि इंस्टॉलेशन तो कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं थी, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्ट्स और भी होने चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी में क्या क्या रोल्स होते हैं। तो ये 5 रोल्स हैं एक्टिव डायरेक्टरी में, बारी बारी हम एक एक को देख लेंगे। इनमें से ख्याल रहे कि ये जो शुरू के 2 हैं, स्केमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, ये फॉरेस्ट वाइड रोल कहलाते हैं। फॉरेस्ट वाइड का मतलब है कि ये पूरे फॉरेस्ट के लिए, चाहे आपके पास कितने ही डोमेन्स हो, मल्टीपल डोमेन्स हो, पूरे फॉरेस्ट के लिए एक सर्वर काफ़ी है। अगर वो चाहे इधर लगा हुआ हो, चाहे इस डोमेन में लगा हुआ हो, कहीं भी लगा हुआ हो, और उस सर्वर पे अगर ये सर्विस इनेबल है, कौन सी, शुरू की 2, तो पूरे फॉरेस्ट के लिए काफ़ी होंगी। और किसी ने हैंड रेस किया था भाई, तो अब काइंडली अभी हैंड रेस ना करें। हैंड रेस पे मुझे लगता है कि शायद कोई डिस्कनेक्टिविटी हुई है, तो शायद इसलिए हैंड रेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उसी ऑप्शन को इनेबल रखा हुआ है अभी, हैंड रेस वाले को, उसकी वॉइस को मैंने इनेबल रखा हुआ है। एनीवेज,
तो इसमें से 2 रोल्स जो हैं वो फॉरेस्ट वाइड कहलाते हैं और बाकी जो 3 हैं वो डोमेन वाइड, यानी हर डोमेन में इन तीनों का होना ज़रूरी है। जबकि ये जो शुरू के 2 हैं ये डोमेन में होना ज़रूरी नहीं है, पूरे फॉरेस्ट में अगर एक है तब भी काफ़ी है। ठीक है, अब क्यों और ये कैसे, तो ये देख लें। पहला है, सबसे पहला है स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर रोल, अच्छा ये वही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बताई है कि फॉरेस्ट वाइड ये 2 रोल कहलाते हैं, स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, और बाकी जो है वो डोमेन वाइड होते हैं। यानी हर डोमेन में, जैसे आपका abc.com है, तो हर abc.com या xyz.com, ये 2 अलग अलग डोमेन है। तो abc.com में भी तीनों चीज़ें होनी चाहिए और xyz.com में भी तीनों चीज़ें होनी चाहिए। जबकि अगर abc.com और xyz.com ये एक ही फॉरेस्ट है आपका, यानी दोनों डोमेन्स आप ही के हैं और दोनों लिंक्ड हैं, एक ही फॉरेस्ट में है, तो उन सब में अगर किसी एक सर्वर पे भी ये 2 रोल्स चल रहे हैं तो वो पूरे फॉरेस्ट के लिए काफ़ी होते हैं। ठीक है। Schema master, as the name suggests, hold a read-write copy for Active Directory entire schema. Schema किसको कहते हैं? किसी एक्टिव डायरेक्टरी में स्कैमा का मतलब है कि जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी में जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं उनके एट्रीब्यूट्स। मतलब इस बात का क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे लास्ट टाइम ही मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, तो जब मैं एक यूज़र क्रिएट करता हूँ किसी भी डोमेन में, अभी तो मैं खैर लोकल यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ यूज़र्स क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल आईयू के नाम का यूज़र है। अब मैं इसको अगर डबल क्लिक करता हूँ तो इस यूज़र में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ चीज़ें, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें मेरा नाम आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है। ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक लोकल यूज़र है और कुछ चीज़ें और भी लिखी हुई हैं। लेकिन जब डोमेन यूज़र बनता है तो उसमें और कई फील्ड्स होती हैं। उसमें आपका प्रोफाइल का पाथ होता है, उसमें आपकी कंपनी का नाम होता है, आपका डेजिग्नेशन भी हो सकता है, आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है, और उसके अलावा भी कई फील्ड्स होती हैं। ये सारी एट्रीब्यूट्स, ये सारी फील्ड्स जो हैं, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आमतौर पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बहरहाल करते नहीं हैं। ये सारी फील्ड्स बेसिकली, ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं ये कहलाते हैं स्कैम। ये बेसिकली ये उस डोमेन का स्कैमा या उस फॉरेस्ट का स्कैमा कहलाता है। द एक्टिव डायरेक्टरी स्कैमा क्या है, डिफाइंस ऑल द एट्रीब्यूट्स, जैसे कि थिंग्स लाइक एम्प्लॉय आईडी है, आपकी आईडी लिखी हुई है, आपका फ़ोन नंबर है, उसमें ईमेल एड्रेस है, लॉगिन नेम है, निक नेम है, जो जो भी फील्ड्स आपके उसमें प्रॉपर्टीज़ में नज़र आ रही हैं, जैसे कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में या यूज़र की प्रॉपर्टीज़ में, तो पूरे फॉरेस्ट के लिए आप आमतौर पे कंसिस्टेंट रखते हैं, सेम रखते हैं। तो स्कीमा मास्टर उन बेसिकली उन एट्रीब्यूट्स को देख रहा है। वो एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर सकते हैं। वो एट्रीब्यूट्स खुद ब खुद भी चेंज होते हैं कि जैसे आप कोई सर्वर नया इंस्टॉल कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में। जैसे आपके एनवायरनमेंट में पहले सिंपल डोमेन कंट्रोलर चल रहे थे और लोग यूज़र अकाउंट से लॉगिन होते थे और आपकी डोमेन कंट्रोलर का हिस्सा बनते थे। कुछ दिनों बाद आपने अपने अकाउंट उसमें अपने डोमेन में एक्सचेंज सर्वर भी इंस्टॉल कर लिया। एक्सचेंज सर्वर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल सर्वर है। तो जब वो इंटीग्रेट करेगा डोमेन कंट्रोलर से तो स्कैमा में तब्दीली आएगी। और स्कैमा में क्या चेंज आएगा कि अब आपको जब यूज़र बनाएंगे तो आपको एक ईमेल की फील्ड भी दे देगा। ठीक है, वरना पहले वो नहीं आ रही होगी। जैसे मैंने अभी यूज़र प्रॉपर्टीज ली, उसमें कोई ईमेल की फील्ड नहीं थी क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सर्वर नहीं चल रहा। लेकिन जब एनवायरनमेंट में आप ईमेल सर्वर ऐड करेंगे तो वो स्कैमा से इंटीग्रेट करता है डोमेन कंट्रोलर से और स्कैमा में चेंज करेगा कि जब भी यूज़र अकाउंट बनाओ तो भाई अब ये सारी फील्ड्स तो हैं, साथ में एक ईमेल की फील्ड भी ऐड कर दो ताकि उसका ईमेल एड्रेस भी नजर आने लगे उसकी प्रॉपर्टीज में जाके। तो स्कीमा चेंज होता है जब कोई नई चीज़ इंस्टॉल हो या कोई नया सर्वर, कोई ऐसी चीज़ इंस्टॉल की जाए, या फिर नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर खुद भी कर सकता है चेंजेस, लेकिन वो करता नहीं है आमतौर पे। तो इट्स अ फॉरेस्ट वाइड रोल, द फॉरेस्ट नीड्स ओनली वन स्कीमा मास्टर। ठीक है, सिर्फ आपको ये जहन में रखना है कि किस रोल के इनेबल और डिसेबल होने से यूजर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जाहिर है ये रोल ऐसा है कि जिसका अगर ये सर्विस डिसेबल भी है, यानी स्कीमा मास्टर वाला जो सर्वर है, या अगर एक ही सर्वर, अगर डोमेन में सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है तब तो सारे रोल्स उसी में होंगे। लेकिन अगर मल्टीपल डोमेन कंट्रोलर्स हैं तो आप ये रोल्स डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं कि किसी एक में आपने एक रोल डाल दिया, दूसरे में फिर दूसरा, तीसरे में तीसरा, आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक ही डोमेन कंट्रोलर है तो पांचों रोल्स फिर उसी में होंगे। तो अगर लेट सपोज स्कीमा मास्टर की सर्विस डिसेबल है तो यूजर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, यूजर्स तो फिर भी लॉग इन करेंगे और अपनी सर्विसेज को यूज करेंगे। ये स्कीमा मास्टर सिर्फ उस वक्त यूज होगा कि जब आप स्कीमा में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं या कोई नई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं एक्सचेंज टाइप की जिससे आपके स्कीमा में तब्दीली आने वाली है, तो उस वक्त फिर आपको स्कीमा मास्टर रोल की ज़रूरत पड़ेगी। वरना आम उसमें स्कीमा मास्टर फेलियर वुड नॉट डायरेक्टली अफेक्ट यूजर्स, इसका यूजर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को भी अक्सर बाज़ दफ़ा नहीं भी पता चलता, उस वक्त पता चलेगा कि जब वो कोई चीज़ इंस्टॉल कर रहा होगा या कोई स्कीमा में चेंजेस करना होगी उसने। तो ये सिंपल सा इन 5 रोल्स में से ये पहला फॉरेस्ट वाइड रोल है स्कीमा। अच्छा, दूसरा रोल जो है वो कहलाता है डोमेन नेमिंग मास्टर। ये भी सिर्फ उसी वक्त काम आता है कि जब आपके पास एक डोमेन abc.com पहले से चल रहा है और फिर आप एक और डोमेन बनाने जा रहे हैं, वो है xyz.com। अब दैट सपोज आपने, और वो उसी फॉरेस्ट में होगा, जब आप एक डोमेन आपका पहले से चल रहा होता है, आपको याद होगा, अगर आपको मैं दोबारा ये स्क्रीन दिखाऊं ये वाली, तो आपको अगर याद हो तो जब आप बिल्कुल नया डोमेन कंट्रोलर पहला पहला बनाने जा रहे होते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज करते हैं, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। ठीक है, जब आप एक डोमेन कंट्रोलर बना चुके होते हैं तो डोमेन बन गया आपका। लेट्स सपोज अगर आप उसी डोमेन में एक और डोमेन कंट्रोलर, मैं डोमेन की बात नहीं कर रहा, डोमेन कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ, यानी इसके लिए एक बैकअप के तौर पे एक और डोमेन कंट्रोलर अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये पहला ऑप्शन यूज करते हैं, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग। लेकिन अगर आप कोई दूसरा डोमेन ऐड कर रहे हैं या इसी के चाइल्ड डोमेन ऐड करने जा रहे हैं, जैसे abc.com का pk.abc.com या uk या कोई और sales.abc.com, तो या फिर xyz.com बिल्कुल नया लेकिन होगा उसी फॉरेस्ट में, तो फिर आप ये तीसरा ऑप्शन, ये वाला दूसरा जो है ये चूज करते हैं, ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ठीक है, तो डोमेन नेमिंग मास्टर जब आप ये ऑप्शन चूज करते हैं तो वो कहता है कि अच्छा भाई जो नया डोमेन है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका पहला डोमेन चल रहा था abc.com और आपने दूसरे का नाम भी गलती से abc.com रख दिया, तो फिर फॉरन ये जो स्कैमा मास्टर है ना, ये स्कैमा मास्टर कह रहा हूँ, ये डोमेन नेमिंग मास्टर जो है ना, ये हरकत में आ जाएगा और ये फिर ये करने नहीं देगा, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ ये है कि ये सिर्फ देखता है कि एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही फॉरेस्ट में कोई सेम नेम के मल्टीपल डोमेन्स ना आ जाए। द डोमेन नेमिंग मास्टर क्या करता है, मेक श्योर दैट यू डोंट या यू डू नॉट in the same forest with the same name as another। तो इस रोल का भी सिर्फ, या इस सर्विस का भी सिर्फ उसी वक्त यूज है कि जब आप कोई नया डोमेन बनाने जा रहे हो, वरना ये सर्विस अगर डिसेबल भी है या ये सर्वर अगर डाउन भी है तो यूजर्स पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। डोमेन नेमिंग मास्टर फेलियर विल नॉट अफेक्ट यूजर्स डायरेक्टली। ठीक है, क्यों? इट इज ओनली नीडेड व्हेन यू ऐड और रिमूव अ डोमेन इन द फॉरेस्ट। कोई डोमेन ऐड कर रहे हो नया या कोई रिमूव कर रहे हो तब इसका ये काम बनेगा, उसके अलावा इसका काम नहीं बनेगा। ये जो दोनों शुरू के रोल्स हैं, स्कैमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर, ये दोनों ये बेसिकली फॉरेस्ट वाइड हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है रेड मास्टर। यहाँ तक कोई सवाल है आपका, किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है? अभी मैंने ऑडियो इनेबल नहीं की हुई, लेकिन अगर आप चैट पे लिख देंगे और आप बात करना चाहेंगे तो वो उसके लिए वो इंतज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ये ज़्यादा, तो इसलिए आप इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको पता होनी चाहिए चीज़ें अच्छी तरह कि भाई कौन सी सर्विस इनेबल रहनी चाहिए हर वक्त, कौन सी सर्विस या कौन सा सर्वर लाजमी इनेबल रहना चाहिए। अभी तक जो शुरू के 2 हमने पढ़े, उनके डिसेबल होने से भी आम यूज़र को अफेक्ट नहीं हो रहा। यूजर्स विल स्टिल बी एबल टू लॉग इन टू दियर डोमेन्स। ठीक है, तीसरा कहलाता है रिलेटिव आईडी मास्टर, रिड मास्टर। ठीक है, अच्छा, रिड मास्टर और उसके बाद के जो दोनों हैं ये हर डोमेन में एक होना चाहिए लाजमी। ठीक है, यानी abc.com में भी होने चाहिए, xyz.com है उसमें भी होना चाहिए।
ये फॉरेस्ट वाइड रोल नहीं है, ये डोमेन वाइड कहलाता है। ये हर डोमेन में इसका लाजमी होना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ये क्या करता है बेसिकली कि जब भी आप कोई यूज़र क्रिएट करते हैं, ठीक है, आपने एक नया यूज़र बनाया, एक नया एम्प्लॉय आया कंपनी में, तो उसके नाम का एक यूज़र बनाया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप इकरा यूनिवर्सिटी में अगर कोई स्टूडेंट आता है तो उसके नाम से उसकी एक आईडी बन जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी जब भी यूज़र क्रिएट होता है, चाहे कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट हो, चाहे यूज़र कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उसको एक आईडी मिल जाती है जिसको सिक्योरिटी आईडी या एसआईडी सिक्योरिटी आइडेंटिफायर भी कहा जाता है। ठीक है, ये यूनिक आईडी होती है, हर ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक ही मिलती है, वो ना बाद में किसी को मिलेगी ना उससे पहले किसी को मिली होगी। ठीक है, ये रिड मास्टर का काम है वो सिक्योरिटी आईडी प्रोवाइड करना। उन डोमेन कंट्रोलर ये सर्विस इनेबल होगी तो आप यूज़र क्रिएट कर पाएंगे। तो इस सर्विस के इनेबल या डिसेबल होने से स्टिल यूजर्स के लॉगिन होने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो यूजर्स करंटली नेटवर्क में चल रहे हैं, अगर ये सर्विस डाउन है तो जितने यूजर्स बैठे हुए काम कर रहे हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क एडमिन जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको मुश्किल आएगी, क्योंकि अगर वो नए यूजर्स क्रिएट करने जाएगा तो आईडी नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर मिले, आईडी जब क्रिएट ही नहीं हो पाएगी क्योंकि ये सर्विस डाउन होगी, तो वो फंस जाएगा फिर। तो लेकिन स्टिल आपका नेटवर्क ज़ाहिर है, अगर वो नहीं यूज़र क्रिएट कर पाएगा तो फ़ौरन ट्रबल शूट करेगा, वो देखेगा भाई इस सर्विस को तो, या ये सर्वर तो डाउन नहीं है, या अगर एक ही सर्वर है तो ये सर्विस तो डाउन नहीं है, और फिर ज़ाहिर है कि वो कोशिश करेगा। लेकिन यूज़र्स और ओवरऑल जो नेटवर्क चल रहा होगा आपका कंपनी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अ फील्ड रिड मास्टर विल इवेंचुअली क्या करेगा, प्रिवेंट डोमेन कंट्रोलर्स फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू एसआईडीज। ठीक है, एंड देयरफॉर विल प्रिवेंट यू फ्रॉम क्रिएटिंग न्यू अकाउंट्स। आप न्यू अकाउंट्स नहीं बना सकेंगे, ना न्यू कंप्यूटर अकाउंट्स ऐड कर सकेंगे, ना ग्रुप्स बना सकेंगे। तो एक्टिव डायरेक्टरी में इसका है ना जरूरी है, लेकिन डिसेबल होने से आम यूजर्स को फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को जरूर पड़ेगा क्योंकि वो यूजर्स बना नहीं सकेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो ये पीडीसी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है यूजर्स पे, क्योंकि ये वो अथॉरिटेटिव डोमेन कंट्रोलर है। ये ऐसा डोमेन, ये सर्विस वो है कि ये डोमेन कंट्रोलर वो है कि जो बेसिकली जब यूजर्स को अपना पासवर्ड रीसेट करना होता है या पासवर्ड चेंज करना होता है, तो ये सर्विस इनेबल होनी लाजमी है, वरना वो अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते। अब खास तौर पे वो यूजर्स जिनका अकाउंट लॉक हो चुका है अक्सर ऐसा होता है, आपने कंप्यूटर पर लॉक किया, आपने कंप्यूटर पर लॉग इन किया, उसने कहा भाई पासवर्ड एक्सपायर्स, क्रिएट अ न्यू पासवर्ड। तो अब अगर ये सर्विस ही नहीं होगी, यही सर्वर नहीं होगा, तो आप नया पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जब नया पासवर्ड क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे कंप्यूटर्स में। तो इसका फिर इम्पैक्ट डायरेक्टली यूजर्स पे पड़ रहा है, वो भी वो यूजर्स जिनके पासवर्ड जो है वो या तो वो अपने पासवर्ड चेंज करने चाह रहे हैं या उनके पासवर्ड लॉक हो चुके हैं। तो फिर भी काफ़ी यूजर्स ऐसे होते हैं कि जिनके पासवर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। डेली बेसिस पे ये रिक्वेस्ट होती हैं, डेली बेसिस पे। अब किसी कंपनी में अगर 1000, 1500, 10,000 यूजर्स हैं, तो भाई कई ऐसे यूजर्स होंगे जो अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हैं, या उनके पासवर्ड लॉक हो गए, एक्सपायर हो गए, अकाउंट लॉक हो गए, पासवर्ड एक्सपायर हो गए, तो वो अपना पासवर्ड चेंज करने जा रहे हैं, उन पे असर पड़ेगा, फिर वो नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली इसका डाउन होना सर्वर यानी सर्विसेज पे फर्क पड़ेगा यूजर्स की। और याद रहे कि जो चीज़ यूजर्स पे अफेक्ट करती है ना, फिर उस बेचारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बुराई है। जब तक यूजर्स खामोश हैं उसकी नौकरी भी अच्छी चल रही है, लेकिन जब यूजर्स चीखना शुरू करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में, खासतौर पर जो लोग अभी जॉब पर हैं, काम कर रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं आईटी कैसी थैंकलेस जॉब होती है, कि जब यूजर्स ने चीखना शुरू किया तब फिर बुराई आती है इस पे, बेचारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे। जब तक ये अच्छे अच्छे लॉग इन हो रहे हैं, मजे से इनका काम चल रहा है, ये मजे में है। ठीक है, तो पीडीसी एमुलेटर फेलियर would have an immediate impact on normal operations and on users. ठीक है, क्योंकि users will not be able to log into the domain and reset passwords। लॉग इन ही नहीं हो पाएंगे जब उनका पासवर्ड, अगर अकाउंट लॉक है, पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, पासवर्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे तो लॉग इन भी नहीं कर पाएंगे। और सबसे आखिरी जो कहलाता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है। खैर ये इसका तो बहुत ही कम यूज है, डोमेन वाइड रोल है, लेकिन ये सिर्फ उस वक्त है कि जब आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हो, तो काफ़ी बड़ा इन्वायरमेंट है अगर आपका,
जाहिर है हर कंपनी का इतना बड़े एनवायरनमेंट नहीं होते कि उनके मल्टीपल डोमेन्स चल रहे हों, लेकिन अगर चल रहे हैं, आपकी कंपनी abc.com भी है, आपकी कंपनी xyz.com भी है, और अगर आपके abc.com में कोई रेफरेंस xyz का भी है, तो वो उसी सूरत में चलेगा जब ये सर्विस इनेबल होगी। रेफरेंस से मतलब ये हो सकता है कि भाई आपके उस डोमेन का कोई यूज़र इस डोमेन के किसी ग्रुप का मेंबर हो, तो इस ये रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो ये उसी वक्त चलेगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की सर्विस इनेबल हो, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है ये सर्विस भी अगर डिसेबल है तो यूजर्स पे अफेक्ट पड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वैसे सिर्फ उस वक्त ही होगा कि जब आपके पास मल्टीपल डोमेन्स हो। लेकिन अगर आपका सिंपल सिंगल डोमेन एनवायरनमेंट है, जैसे एकरा का ekra.edu.pk सिंगल डोमेन एनवायरनमेंट है, तो उसमें फिर इस सर्विस की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर ये डिसेबल भी है तो ना यूजर्स पे कोई फर्क पड़ रहा है, ना नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे पड़ रहा है। तो ये 5 किस्म की सर्विसेज हैं भाई, इनमें से कोई सवाल है तो पूछ लें। बारी बारी मैंने पांचों को बता तो दिया है, अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछें। यार इनके सर्विसेज आप ये वैसे तो ये सर्विसेज में होंगे, लेकिन इनकी सर्विसेज ये पूरी एक डिटेल है कि इनका एक तरीका होता है। किस सर्वर को आपने, अगर आपके पास अगर तो एक ही सर्वर है तब तो ये सारे के सारे रोल्स उसी सर्वर पे चल रहे हैं, और मेरे ख्याल से सर्वर मैनेजर पे जाके आप ये चेक भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल हैं तो भाई फिर इनका तरीका होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि 5 रोल्स हैं और अगर आपके पास एक्टिव डायरेक्टरी के आपने 3 डोमेन कंट्रोलर्स लगाए हुए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पाँचों के पाँचों रोल आप एक ही डोमेन कंट्रोलर को दे दें, उस पर लोड आ जाएगा। तो फिर ये करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि जैसे एक डोमेन कंट्रोलर को आपने स्केमा मास्टर बनाया हुआ है और डोमेन नेमिंग मास्टर बना दिया, दूसरे को पीडीसी एम्यूलेटर कह दिया, तीसरे को रिड मास्टर कह दिया, और एक और सर्विस दे दी, तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है फिर, ठीक है। लेकिन अभी हम कंसिडर कर रहे हैं कि भाई एक ही डोमेन कंट्रोलर है और उसी में पांचों सर्विसेज चल रही हैं, ये पांचों रोल्स चल रहे हैं। तो उन सर्विसेज क्योंकि किसी ने, हाँ कोई हैंड रेस कर रहा है भाई, पूछना चाह रहे हैं भाई, एक सेकंड। सही है साहब, अच्छा मैं फिर आपको अलाउ करता हूँ थोड़ा सा। वैसे मैंने ये सेशन नोटिफिकेशन सेशन सेटिंग्स हैं, ऑडियो मैंने बंद किया हुआ है। चलें आप बोलें, पता नहीं मैंने अलाउ कर दिया नहीं किया, तो जाना चाहिए। एक सेकंड भाई, चले अगर किसी ने कोई बात करनी है, बोलना है तो बोले भाई, अपने आप को अनम्यूट करके। किसी ने कोई सवाल पूछना है? सैयद साहब ने हाथ हेलो उठाया हुआ लेकिन पूछ नहीं रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? हाँ बोलो बच्चा। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर, जैसे एडी सर्वर इंस्टॉल कर लिया हमने, तो फिर ये हाँ सर्विसेज अगर देखना चाह रहे हैं, जैसे आपने इसके रेड मास्टर की बताई, स्कीमा की बताई, तो ये हम किधर से देखेंगे, क्योंकि यार मिलती नहीं है। सर्विसेज कहाँ देखते हैं बेटा जाके? ये तो सर, किसी लैपटॉप किसी डेस्कटॉप पे भी सर्विसेज में जाके देख लोगे ना। तो सर ये अगर इनमें से सर्विसेज तो कोई। सर्विसेज में देखते हैं, और सर्वर मैनेजर में भी जाके देख लो कि ये सर्वर जो है वो स्कीमा मास्टर उस पे है, या सर्वर मैनेजर से भी मेरा ख्याल है, जहाँ तक मुझे याद है सर्वर मैनेजर से भी नजर आ जाएगा। अगर नहीं सर्विसेज में जाके देखो यार, सर्विसेज तो हर कंप्यूटर में होती है ना। ठीक है सर जी, ठीक है, होगी। ठीक है, नहीं तो सर्वर मैनेजर में होगा। और इसके अलावा इसके अलावा मुझे याद नहीं आ रहा, देख लेना, लेकिन होगा इसी में होगा, इसी में आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। और कोई किसी का सवाल है? अच्छा अच्छा, ये रोज बहरहाल जैसे मैंने कहा ना कि ये इनका इनका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से कोई इतना ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। एक दफा जब सर्वर इंस्टॉल हो जाता है तो इन रोल्स में इतने इश्यूज नहीं आते। बस ये एक दफा इंस्टॉल हो गया सर्वर, ये पांचों रोल्स चल रहे हैं। हाँ, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं रोल्स, तो उस वक्त आपको एक थोड़ी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, उस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा आपको। वो कोई भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में उठा के देख लें उसके एक्टिव डायरेक्टरी के, वो आपको तरीका मिल जाएगा। ज़ाहिर है मेरे पास अब इतना टाइम नहीं कि मैं एक एक लेक्चर में एक एक तरीका बताऊं। आपको रोल्स मैंने बता दिए, अगर आपने सर्वर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसका फिर खास तरीका है, और वो आपको कई डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। कई यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ किस तरह से ये
रोल्स एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफर किए जाते हैं। एनीवेज, हमारा जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना भाई, वो है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स, जीपीओज। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, क्योंकि ये ध्यान में बैठा लें कि अगर एक्टिव डायरेक्टरी का कोई सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है, और उसको जीपीओज पे काम नहीं आता, तो बेहतर है कि वो ये काम छोड़ दे फिर करना। क्योंकि सर्वर को इंस्टॉल करना, उस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना, उसको abc.com का डोमेन बनाना, कंप्यूटर्स को उस डोमेन का पार्ट बनाना, भाई ये कोई डेस्कटॉप सपोर्ट वाला भी कर देगा। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ेगा, नॉलेज लेगा, तो वो भी कर देगा। ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है, ठीक है। और लेकिन जीपीओस पे खेलना, किस यूजर पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है, किस मतलब ग्रुप ऑफ यूजर्स पे आपने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, क्या करना है, साइट वाइज, डोमेन वाइज, सिक्योरिटी पॉलिसीज को एनवायरनमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है भाई। और ये थोड़ी सी ट्रिकी भी है, टेढ़ी भी है। तो इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाए, जाहिर है हम इसमें बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते, लेकिन अगर मैं आपको इसको थोड़ा आइडिया दूं, थोड़ा अगर इसका कॉन्सेप्ट बनाए, तो आपको इतनी बुरी चीज नहीं, मजेदार चीज है। जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। यानी सिस्टम में आपने ग्रुप, यानी एक सिंपल सी मैं ग्रुप पॉलिसी बताऊं कि भाई मैं चाहता हूं कि मैं जब भी कंप्यूटर पे लॉग इन करूं, उस कंप्यूटर पे मेरा डेस्कटॉप जो है वो ग्रीन कलर का कोई डेस्कटॉप आए। यानी कोई डेस्कटॉप, खास डेस्कटॉप हमेशा लॉग इन करूं मैं इस पे, जब भी करूं, जहां से भी करूं, उस कंप्यूटर पे फला किस्म का डेस्कटॉप नजर आए मुझे, ये डेस्कटॉप पे फला फला किस्म के आइकॉन्स नजर आए। पूरी कंपनी की यही पॉलिसी होनी चाहिए। या जीपीओ के जरिए आप चाहते हैं कि भाई कंपनी का कोई भी यूजर है, वो किसी भी ब्रांच में बैठा हुआ हो, जब भी वो किसी कंप्यूटर पे लॉगिन करे और इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करे, तो उसको उसकी कंपनी की वेबसाइट नजर आए सबसे पहले। तो अब ये पॉलिसीज हैं जो कि कंपनी पॉलिसीज हैं, और ये कंपनी वाइड ही इम्प्लीमेंट की जाती है। अब ये जाहिर है आप एक एक कंप्यूटर पे जाके नहीं कर सकते, या आपके पास अगर कंपनी में 1000 कंप्यूटर्स हैं और आप चाहते हैं हर कंप्यूटर का जो एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो जब भी ओपन हो तो डिफॉल्ट पेज जो ओपन होगा वो कंपनी की वेबसाइट हो। तो एक तरीका तो ये ना कि भाई मैं एक्सप्लोरर या इंडिविजुअल मशीन्स पे जाऊँ, हर एक्सप्लोरर पे जाके उसका डिफॉल्ट पेज सेट कर दूँ कंपनी की वेबसाइट। लेकिन अगर मेरी कंपनी में 10,000 यूजर्स हैं या 10,000 मशीन है, तो भाई फिर मैं 10,000 कंप्यूटर्स पे जा जाके नहीं करूँगा। फिर मैं एक ग्रुप पॉलिसी बनाऊंगा और उसको फिर डोमेन वाइड इम्प्लीमेंट कर दूंगा, ताकि जब भी कोई यूजर लॉग इन हो उस कंप्यूटर पे, उसको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करे कंपनी की वेबसाइट में। तो ये पॉलिसीज हैं जो डोमेन वाइड इम्प्लीमेंट की जाती हैं। या अपने आप को म्यूट कर दो भाई जो दूसरे लोग, बल्कि मैं म्यूट कर देता हूँ यहाँ से, एक सेकंड। वो लड़ाई भी शुरू हो गई लगता है। एक सेकंड भाई, मैं यही सब डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब खत्म हो गई। आप जब भी, तो फिर हम लोगों को यहाँ से जो है ना डिसेबल रखना पड़ता है ऑडियो, क्योंकि आप लोगों को उतना वो नहीं होता कि भाई बात कर ली तो म्यूट कर लो अपने आप को। नहीं, म्यूट नहीं करेंगे। खैर, एनीवेज, तो जीपीओ क्या चीज़ है? ग्रुप पॉलिसी ये एक फीचर है किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्टिव डायरेक्टरी का, ज़ाहिर है। क्या करता है? दैट एड्स एडिशनल कंट्रोल टू द यूजर एंड कंप्यूटर अकाउंट्स, यूजर और कंप्यूटर अकाउंट्स। यानी ग्रुप पॉलिसी बनती है या तो यूजर के लिए बनती है या कंप्यूटर के लिए बनती है। आमतौर पे दो किस्म के लिए, दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए बनती है। या तो कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंट होती है, यानी कंप्यूटर के लिए बनती है, या किसी यूजर के लिए बनती है, क्योंकि ये दो लोग ही होते हैं ना डोमेन का हिस्सा। दो मतलब डोमेन में या तो कंप्यूटर ऐड होता है, और या यूजर उस डोमेन में लॉग इन करता है। इट प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। ठीक है भाई। अ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग्स, और इसके एडिटर को, जहां ये ग्रुप पॉलिसी बनती है, उसको ग्रुप पॉलिसी एडिटर या एमएमसी, माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल भी कहा जाता है। ठीक है।
मैं यहाँ पर आपको इधर शो भी कर देता हूँ किस तरह से, और फिर हम इसको थोड़ा सा, एक मैंने सिनेरियो बनाया हुआ है, तो हम सिनेरियो को बेस बनाकर इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। अगर आप अगर आप गौर करें, ये मेरा जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पे, खैर आपको जल्दी में नज़र नहीं आएगा, लेकिन इस डेस्कटॉप पे कोई भी रिसाइकिल बिन नहीं है मेरे पास। ठीक है, रिसाइकिल बिन मैंने यहाँ पर डिसेबल की हुई है। सिर्फ इसलिए की है, ये मैंने ग्रुप पॉलिसी से, अपनी लोकल ग्रुप पॉलिसी से डिसेबल कर दी। ठीक है, क्योंकि आप, यानी किस तरह से, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम वापस उस पर आएंगे। यानी अगर मुझे अपने कंप्यूटर पे कोई चीज़ें बदलनी है कि भाई जो शख्स भी इस कंप्यूटर पे लॉगिन हो उसको ये रिसाइकिल बिन ना मिले, तो मैं सिंपल जीपी एडिट, एक तरीका होता है जिससे, यानी एडिटर है, जिससे मैं पॉलिसी बना सकता हूँ। इसकी वजह, ये रिसाइकिल बिन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। अगर ये ग्रुप पॉलिसी एडिटर जो ओपन हो जाता है, इसी, यही बिल्कुल फॉर्म आपको नजर आएगी एक्टिव डायरेक्टरी में भी। ये देख सकते हैं, ये ग्रुप पॉलिसी एडिटर है जहाँ ग्रुप पॉलिसीज बनती हैं। या तो कंप्यूटर के लिए होती हैं या यूजर्स के लिए होती हैं, ये दो किस्म की हैं, और इसमें हजारों किस्म की ग्रुप पॉलिसीज हैं। मेरे पास, मेरे डेस्कटॉप पे रिसाइकिल बिन क्यों नजर नहीं आ रही? इसलिए कि मैंने इन्हीं में से एक डेस्कटॉप के लिए एक पॉलिसी उठाई थी, और आप देखें ये सारी कॉन्फ़िगर नहीं हुई, लेकिन मैंने एक को इनेबल कर दिया था, रिमूव रिसाइकिल बिन आइकॉन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब ये एक पॉलिसी है जो मैंने अपनी, एक लोकल पॉलिसी मैंने अपने कंप्यूटर के लिए बनाई है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर किसी डोमेन का हिस्सा नहीं है। तो ये पॉलिसी सिर्फ मेरे कंप्यूटर की हद तक रहेगी, ये लोकल पॉलिसी कहलाती है, हद तक रहेगी। मैंने इसको डबल क्लिक करके इसको इनेबल कर दिया। पहले ये नॉट कॉन्फ़िगर्ड थी, ठीक है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड या डिसेबल्ड, दोनों में ज़रा सा फ़र्क है, लेकिन फिलहाल यही है कि अगर नॉट कॉन्फ़िगर्ड हो तब भी इसका मतलब है कि जो डिफ़ॉल्ट है वो रहेगी, और डिफ़ॉल्ट में तो रिसाइकिल बिन का आइकॉन नज़र आता है। या अगर मैं इस पॉलिसी को डिसेबल कर दूं, यानी पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं होगी, तो भी वो रिसाइकिल बिन का आइकॉन। लेकिन अगर मैंने इसको इनेबल कर दी, तो इनेबल में, क्योंकि पॉलिसी कहती है कि इस आइकॉन को रिमूव कर दो, रिमूव रिसाइकिल बिन आइकॉन, और पूरी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि दिस सेटिंग रिमूव्स द रिसाइकिल बिन आइकॉन फ्रॉम द डेस्कटॉप। अब मैंने इस पॉलिसी को इनेबल किया और ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया। अच्छा, क्योंकि मैंने ये पहले से करके रखा हुआ है, मैं इसको वापस इनेबल डिसेबल नहीं करूंगा, क्योंकि ये पॉलिसी अफेक्ट करती है कि जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं। जब मैंने रीस्टार्ट किया तो यहाँ से वो आइकॉन जा चुका था। ठीक है, अब मैं इसको वापस अगर इनेबल करके, ज़ाहिर है मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रीस्टार्ट के टाइम पे फिर वो पॉलिसीज चेक होती हैं, तो ज़ाहिर है ये मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा ऐसे, इसलिए वो मैं कर नहीं रहा। लेकिन बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि वो आइकॉन, अब आप ये भी कह सकते हैं सर वो आइकॉन आप राइट क्लिक करके डिलीट कर देते, तो इसके लिए ग्रुप पॉलिसी लगाने की क्या जरूरत थी? वैसे मेरा नहीं ख्याल कि रिसाइकिल में आप इस तरह राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इनका विंडोज़ का अपना आइकॉन है। लेकिन अगर कर भी सकते हो तो भी भाई आप सिर्फ इसको इस तरह से सोचें कि ये पॉलिसी मैंने अपने कंप्यूटर के लिए रखी है जिससे मेरा ये आइकॉन चला गया, लेकिन अगर यही पॉलिसी मुझे अपने 5000 यूजर्स के लिए करनी होती, तो क्या मैं 5000 यूजर्स के पास जा जाके उनके आइकॉन्स को डिलीट करता रिसाइकिल बिन के, और फिर परमानेंटली वो डिलीट, मतलब यूजर्स जब भी लॉग इन हो वो आइकॉन उनको नजर ना आए रिसाइकिल बिन के। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो फिर मैं क्या करूंगा कि ये पॉलिसी बनाऊंगा, जैसे मैंने अभी यहाँ बनाई है पॉलिसी, ये वाली, इसको इनेबल करूंगा, पॉलिसी का कोई नाम रखे, इसको फिर इम्प्लीमेंट करूंगा। अब ये असल आपने पढ़ना है कि डोमेन एनवायरनमेंट में पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे की जाती है। लोकल एनवायरनमेंट में ये एक लोकल मेरी मशीन है, तो जो पॉलिसी मैं यहाँ बनाऊंगा वो इसी लोकल मशीन पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी, मुझे इसको कहीं इम्प्लीमेंट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब डोमेन लेवल पे मैं जीपीयू के बनाता हूँ या ग्रुप पॉलिसी बनाता हूँ, तो फिर वो मुझे इम्प्लीमेंट करनी होती है, और वो फिर मुझे देखभाल की करनी होगी। लेकिन ये एक मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दी है कि किस तरह से ये ग्रुप पॉलिसी बनती है। ये एडिटर बिल्कुल डोमेन कंट्रोलर में भी आपको इससे मिलता जुलता ही मिलेगा, उसमें और थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन इससे मिलता जुलता ही होगा। ठीक है,
तो ग्रुप पॉलिसी क्या चीज़ है कि जो कि फोर्सफुली आप अपने यूजर्स पे और कंप्यूटर्स पे जो चीज़ें अप्लाई कर सके, ठीक है। ग्रुप पॉलिसी जब आप डोमेन लेवल पे आप जब ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो याद रखिए उसके लिए फिर आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना नहीं पड़ता। वो सिंपल आप जीपी अपडेट और स्लैश फोर्स करें तो वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। लेकिन जो कंप्यूटर पे जब इम्प्लीमेंट होती है, आमतौर पे कंप्यूटर्स जो यूजर्स हैं वो बाहर उनको लॉग आउट लॉग ऑफ करना, लॉग इन करना पड़ता है, ये कंप्यूटर को रीस्टार्ट एनीवेज करना ही पड़ता है। चलिए अब जरा एक सिनेरियो देते हैं और सिनेरियो से फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है, मैंने सिनेरियो बना के रखा हुआ है और इसमें ज़रा कोशिश करना भाई, अगर जो लोग भी 10-15 लोग भी अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हैं ये कोर्स, बाकियों को मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग भी चाह रहे हैं कुछ सीख लें, तो ये मैंने एक छोटा सा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने कहा यार मैंने एक डोमेन कंट्रोलर बनाया। सबसे पहले मैं ये डोमेन कंट्रोलर खरीद के लाया। अभी सब कुछ हर चीज़ पे मत देखो, ये कंट्रोलर मैं खरीद के ले आया, मतलब मशीन लेकर आया, इस पे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की। इस मशीन का नाम DC1 रखा मैंने, और जब मैंने इस पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की तो ये बन गया abc.com। सबसे पहला डोमेन कंट्रोलर मेरा मेरा डोमेन भी बन गया ये, और बुनियाद रख दी मैंने अपने ट्री की और अपने फॉरेस्ट की। ठीक है, इस abc.com पे मेरे पास जितनी वहाँ पर उस मेन कैंपस, या भी समझ लो कोई कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है ये, तो उस हेड ऑफिस में या मेन कैंपस में जो भी आप कहें, इसमें जो कंप्यूटर्स थे उनको मैंने डोमेन का पार्ट बना दिया। इस डोमेन कंट्रोलर पे मैंने यूजर्स बनाना शुरू किए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 यूजर्स हैं मेन यानी हेड ऑफिस में, तो मैंने वो 50 यूजर्स क्रिएट किए। यूजर 1 ये सब मैंने यहाँ लिख दिए, यूजर 1 यूजर 2, कुछ मेन के हैं, कुछ गुलशन के हैं, कुछ एयरपोर्ट के मैंने लिख दिए, इस तरह से लिखा है। लेकिन फिलहाल मैं इधर ही हूँ, अभी उधर मत जाए। तो मैंने कुछ यूजर्स भी बना दिए, और यूजर्स में कंप्यूटर पे लॉग इन करेंगे और वो डोमेन की सर्विसेज अवेल करना शुरू कर देंगे। सिंपल सा एनवायरनमेंट, छोटा सा एनवायरनमेंट शुरू किया मैंने। ठीक है, मतलब एक वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट को मैंने कन्वर्ट किया डोमेन में, अब मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा हेड ऑफिस है। उसके बाद कुछ दिनों बाद मुझे ख्याल आया कि यार ये एक मशीन काफ़ी नहीं होगी, तो मैं एक और मशीन खरीद के ले आया, और उस पर भी मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की। ये DC1 ये DC2 हो गई। जब उस पर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करूंगा तो याद रहे कि फिर मेरे पास होगा ये सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, ये ऑप्शन चूज करूंगा मैं यकीन, और इसको भी डोमेन का हिस्सा हो गए, 2 डोमेन कंट्रोलर हो गए। ठीक है, याद रहे एक्टिव डायरेक्टरी में जो डोमेन कंट्रोलर्स होते हैं ये बराबर के होते हैं, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक्टिव डायरेक्टरी से पहले जब एनटी होती थी ना, विंडोज एनटी वार, उधर कॉन्सेप्ट होते थे पीडीसी और बीडीसी का, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और बैकअप। तो प्राइमरी चल रहा होता तब, अब यहाँ सब बराबर होते हैं। अगर मैं यूजर इधर बनाऊंगा, यानी अगर मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं इस सर्वर पे लॉग इन होगी यूजर बनाऊंगा, तो वो खुद ब खुद रेप्लीकेट हो जाएगा इस सर्वर पे भी। तो जो कुछ इधर होगा डेटाबेस में वो फॉरन रेप्लिकेट होता है दूसरे से, ये दोनों सिंक होते हैं आपस में, सिंक्रोनाइज होते हैं ये। ठीक है, 2 डोमेन कंट्रोलर क्या मैं यहाँ 4 भी बना सकता हूँ, वो चारों के चारों आपस में सिंक्रोनाइज होंगे। तो हर एक के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस डोमेन की। अब मैंने इस डोमेन पे यूजर बनाऊं तो इधर रेप्लिकेट हो जाएगा, इस डोमेन पे लॉग इन करके यूजर बनाऊंगा तो इधर रेप्लिकेट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन दोनों के पास एक जैसी होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा डोमेन कंट्रोलर बना दिया। अच्छा, वो जो 5 रोल्स हैं वो भी अब मैं चाहूँ तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। पहले तो ये पांचों के पांचों इधर ही चल रहे थे, अब मैं ये कर सकता हूँ कि उनमें से 2 इधर रहने देता हूँ और 3 इधर फेंक देता हूँ। तो ये जो ट्रांसफर का तरीका है ना रोल्स को, जो अभी हमने पढ़े थे, इसको मैंने आपसे कहा था कि आप इसकी कई वीडियोस हैं या कई इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उस पर आप पढ़ लें जाके कि किस तरह से रोल्स ट्रांसफर किए जाते हैं। तो फिर आपने 2 रोल्स इधर छोड़ दिए, एक को इधर रहने दिया। ठीक है, ये आपकी ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की अपनी मर्जी होती है। एनीवेज मैं उस पर वापस नहीं जा रहा, अभी हम जीपीओ पे रुकते हैं।
तो फिलहाल तो मेरा ये एनवायरनमेंट बना कि मैंने 2 डोमेन कंट्रोलर बना दिए अपने मेन कैंपस, यानी मेन हेड वेबसाइट, सॉरी हेड ऑफिस में। ये जो हेड ऑफिस है मेरा, इसका याद रहे कि ये डोमेन कंट्रोलर, ये सारी मशीन्स है ना, ये सारे कंप्यूटर्स हैं। तो एक तो इन कंप्यूटर्स की फिजिकल कनेक्टिविटी होती है इन डोमेन कंट्रोलर्स के साथ। फिजिकल कनेक्टिविटी का मतलब कि भाई ये इन तारों के जरिए बीच में स्विच आ रहा है, ये भी स्विच से कनेक्टेड है, इनका पूरा स्ट्रक्चर्ड केबलिंग हुई भी है, और ये सब आपस में बाकायदा केबल्स के जरिए कनेक्टेड है, जिसमें स्विचेस यूज हो रहे हैं, चाहे वो सिस्को के हों चाहे वो कोई भी हो। ये जो पार्ट होता है कि जो कनेक्टिविटी का होता है, यानी फिजिकल कनेक्टिविटी, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आमतौर पे देखता है, जिसको स्विचेस पे महारत, जिसको राउटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो ये सारी चीजें देखता है। लेकिन जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो इनकी लॉजिकल कनेक्टिविटी देखता है, क्योंकि ये कंप्यूटर्स फिजिकली भी कनेक्टेड हैं आपस में, लेकिन ये कंप्यूटर्स जब इस डोमेन का पार्ट बन जाते हैं तो बेसिकली ये लॉजिकली इस डोमेन कंट्रोलर से कनेक्टेड है, क्योंकि इनके कंप्यूटर ना के जितने भी नेम्स हैं वो सब इधर मौजूद हैं। फिर आपने इनके यूजर्स भी बनाए, लोग जितने एम्प्लॉयज हैं उनके यूजर्स भी हैं। ठीक है। तो दो किस्म के जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं ना, उन दोनों में फ़र्क होता है आमतौर पे। आमतौर पे टर्मिनोलॉजी अब तो खैर छोटी कंपनी जितनी होती हैं उनमें वो कहते हैं कि हमें जैक ऑफ ऑल चाहिए, जो ये काम भी जानता हो और ये कनेक्टिविटी भी जानता हो। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इकरा यूनिवर्सिटी में भी नेटवर्क को देखने वाले अलग लोग हैं और सिस्टम्स को देखने वाले अलग लोग हैं, यानी जो लॉजिकल कनेक्शंस हैं abc.com, ये इनको देखने वाले अलग लोग हैं। ठीक है। तो मैंने अपनी मेन साइट, अच्छा इसके मैंने आईपी एड्रेस भी दे दिया 192.168.1, ये मेरा सबनेट पूरा, ये नेटवर्क मेरा 1.0 का है। ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जाहिर है कि यूजर्स इधर लॉग इन करेंगे, इधर मैं यूजर्स क्रिएट भी कर रहा हूँ, इधर मैं सारा मैं खुद भी इधर ही बैठा हूँ अपने इस हेड ऑफिस में। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि मुझे ब्रांच बनानी पड़ गई। अब ब्रांच जो है वो गुलशन में, या कोई भी कराची का कोई भी इलाका, या दूसरे शहर में चली गई वो ब्रांच। ठीक है। अगेन ब्रांच से ब्रांच की ये जो कनेक्टिविटी है, ये काम नेटवर्क वालों का है, वो आपको कनेक्ट करके देंगे। आपका काम होगा कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो आपने कहा कि यार अच्छा भाई इस ब्रांच में कितने लोग बैठेंगे, 10 15 20, चलो 20 यूजर्स हैं, 30 यूजर्स हैं, तो भाई 30 कंप्यूटर चाहिए होंगे। वो आपने 30 कंप्यूटर खरीदे। उन कंप्यूटर को पहले, जाहिर है आप जहाँ खुद होते हैं वहीं सारा काम करते हैं, वो उन कंप्यूटर्स को आपने पहले डोमेन का हिस्सा बनाया। आपको याद होगा कि कंप्यूटर्स डोमेन का हिस्सा कैसे बनते हैं। उन कंप्यूटर्स को नाम दिया, उन कंप्यूटर्स को डोमेन का हिस्सा बनाया, और फिर उनको इधर शिफ्ट कर दिया कि भाई चलो गुलशन में जाके इनको कनेक्ट कर दो। तो देखो ये कंप्यूटर्स कनेक्ट हो गए, गुलशन में नेटवर्क लगा हुआ था, वही फिजिकल नेटवर्क स्विचेस वगैरह लगे हुए थे। फिर वो जो 30 एम्प्लॉयज थे जो गुलशन में डिपोर्ट होने थे, डिपोर्ट तो नहीं कहूँगा मैं, जो डेप्यूटेड थे या गुलशन में जो काम कर रहे थे गुलशन ब्रांच में, तो उनके यूजर्स भी मैंने बनाए डोमेन कंट्रोलर पे। जाहिर है मैं तो इधर ही हूँ ना, तो मैं इधर ही डोमेन कंट्रोलर पे बना दूंगा यूजर्स। तो 50 यूजर्स तो मेरे मेन कैंपस के थे, 30 यूजर्स ये भी आ गए, तो ये वो यूजर्स भी इधर ही बन गए। और जैसे ही मैं यहाँ बनाऊंगा वो रेप्लिकेट हो जाएंगे, इस डोमेन कंट्रोलर पे भी आ जाएंगे। ये समझ लें कि अभी ये मौजूद नहीं है, ये यहाँ पर नहीं है। और वो यूजर अकाउंट्स मैंने उन तमाम एम्प्लॉयज को दे दिए कि भाई तुम्हारा ये यूजर नेम पासवर्ड, तुम अपने बस मशीन पे लॉग इन करो। अब वो शख्स जब मशीन पे लॉग इन करेगा, तो जाहिर है कि जो वो लॉग इन होगा यूजर नेम पासवर्ड, उसकी वेरिफिकेशन के लिए ये कंप्यूटर ढूंढेगा कि भाई वो सर्वर किधर है कि जहां से मेरा यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई होगा, क्योंकि मैं लॉग इन तो इसी इस पे कर रहा हूँ abc.com, क्योंकि मेरा डोमेन तो abc.com ही है। ये सारे कंप्यूटर्स मेरे यहाँ पर मैंने इस डोमेन का हिस्सा बनाए थे, इसी डोमेन का हिस्सा बने थे। अब मैंने उनको शिप कर दिया और गुलशन के नेटवर्क पे जाके लगा दिए। अब वो यूजर्स जो मैंने यहाँ बनाए थे वो यहाँ जाके लॉग इन कर रहे हैं। जब लॉग इन करेंगे तो उनकी यूजर वेरिफिकेशन कहाँ होगी, जाहिर लोकल तो उनके पास कोई डोमेन कंट्रोलर है नहीं, तो फिर हर बार उनकी ये रिक्वेस्ट वाइड एरिया लिंक के जरिए इस डोमेन कंट्रोलर तक आएगी। तो अब सुबह सुबह अगर 50 यूजर्स या 30 यूजर्स लॉग इन कर रहे हैं और मुस्तकिल लॉग आउट या लॉग ऑफ जो भी हो रहा है, ये हर रिक्वेस्ट इधर जा रही है, तो भाई वाइड एरिया लिंक पे तो आप कभी भी लोड बर्दाश्त नहीं करते इतना। वाइड एरिया लिंक, चाहे वो वीपीएन कनेक्टिविटी हो, चाहे वो
रेडियो लिंक हो, चाहे सैटेलाइट लिंक हो, लीज लाइन हो, कोई सा भी लिंक हो। वाइड एरिया लिंक इतने बड़े नहीं होते, सारे लोकल एरिया नेटवर्क 100 MB 200 MB जीबी का भी होता है। वाइड एरिया लिंक्स इतने तो नहीं होते, ज़ाहिर है 2 MB 5 MB 10 MB 20 MB, जितना भी आपने पैसा खर्च किया हुआ है। आप नहीं चाहते कि मेरा ये सारे लॉगिन्स बार बार इधर आए, तो फिर आपने क्या करेंगे, आप एक डोमेन कंट्रोलर आपने और खरीदा, आपने कहा चलो यार मैं इसके लिए भी एक डोमेन कंट्रोलर यहीं इंस्टॉल कर लेता हूँ। डोमेन कंट्रोलर बिल्कुल जैसे ये ऐड किया था, बिल्कुल ये डोमेन मशीन खरीद के लेकर आए, उसको डोमेन कंट्रोलर बनाया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल की, abc.com में शामिल हो गया वो, उसको DC3 का, और वो जाके गुलशन में इंस्टॉल कर दिया। अब क्या होगा कि जब लॉग इन करेंगे तो उनको सबसे पहले अपनी साइट पे देखेंगे कि अब मेरे अपने डोमेन में, यानी मेरे अपने सबनेट या मेरे अपने नेटवर्क में कोई डोमेन कंट्रोलर है या नहीं है। तभी तो नहीं मिलेगा, तभी तो वो रिक्वेस्ट इधर भेजेंगे। तो अब उनको यहाँ डोमेन कंट्रोलर मिल गया, यहीं से उनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और ये जो डोमेन कंट्रोलर्स हैं फिर ये आपस में रेप्लिकेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इनकी रेप्लिकेशन आपने किस तरह से रखी हुई है। तो याद रखें कि एक्टिव डायरेक्टरी में जो फिजिकल लोकेशंस होती हैं, जैसे ये एक फिजिकल लोकेशन है जिसका नेटवर्क है 192.168.1.0, एक फिजिकल लोकेशन गुलशन कैंपस हो गई, वहां आपने एक डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल। ये मैं एक नॉर्मल सिनेरियो बता रहा हूँ जो एक बेस्ट प्रैक्टिस समझी जाती है, आमतौर पे यही किया जाता है। और एक मैंने कहा कि यार मेरी तीसरी ब्रांच भी ओपन हुई एयरपोर्ट कैंपस, वहां भी 20 यूजर्स थे, बिल्कुल सेम काम मैंने यहाँ भी कर दिया। तो अब देखिए मेरे पास 4 डोमेन कंट्रोलर्स हो गए इस पूरे डोमेन में। ठीक है, फिजिकल कनेक्टिविटी तो सबकी हुई भी है, लेकिन लॉजिकल मेरे पास जो डोमेन है वो पूरा abc.com, और इसमें ये 3 साइट्स हैं। एक्टिव डायरेक्टरी में जो फिजिकल लोकेशंस हैं ये साइट्स कहलाती हैं। ठीक है, साइट 1, साइट 2 और ये साइट 3। जब कोई यूजर किसी कंप्यूटर पे लॉग इन करेगा, वो अपनी साइट के डोमेन कंट्रोलर को पहले चेक करेगा। अगर उसको वो डोमेन कंट्रोलर मिल जाता है तो वहीं पर वो सारा काम हो जाएगा, लॉग इन हो जाएगा वो और सर्विसेज अवेल कर लेगा। नहीं मिलेगा तो फिर वो जाएगा दूसरे किसी डोमेन कंट्रोलर के पास। ठीक है भाई, तो फिजिकल लोकेशंस को साइट्स कहा जाता है एक बार। तो ये एक सिनेरियो मैंने बनाया कि 3 ब्रांचेस हैं, एक हेड ऑफिस है और 2 ब्रांचेस हैं। ये इधर 2 कंट्रोलर्स मैंने लगाए हुए हैं, इधर एक एक कंट्रोलर लगाया हुआ डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर किस तरह बना, अब ये कितनी बार बताऊं मैं आपको, ज़ाहिर है अब आपको पता होगा। क्यों मैंने यहाँ डोमेन कंट्रोलर बनाया, ताकि इन यूजर्स की जो रिक्वेस्ट है, लॉग इन रिक्वेस्ट, ये बार बार वाइड एरिया लिंक पे ना आए, ये इधर से ही रिजॉल्व हो जाए एक बार। कल को अगर मैं यहाँ कोई यूजर बनाता हूँ, लेट सपोज गुलशन में नया एम्प्लॉय आया, तो उस एम्प्लॉय का नाम उसका यूजर मुझे बनाना था। मैं तो चूंकि यहीं बैठा हूँ हेड ऑफिस में, मैं तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से कर रहा हूँ, तो मैंने इस यहाँ पर लॉग इन हुआ, मैंने यूजर बना दिया। जब यूजर मैं बनाऊंगा तो वो फॉरन रेप्लीकेट इधर भी होगा और फिर वो रेप्लीकेट इन डोमेन कंट्रोलर्स पे भी होगा। लेकिन याद रखें आमतौर पे डोमेन कंट्रोलर्स की जो रेप्लीकेशन है डिपेंड करती है कि आपने साइट टू साइट रेप्लीकेशन क्या रखी हुई है। मेरा ख्याल है नॉर्मली 3 घंटे के अंदर ये होता है, 180 मिनट्स होते हैं शायद, कि जब ये डोमेन कंट्रोलर्स एक साइट के दूसरी, ये 2 तो फॉरन रेप्लीकेट हो जाएंगे, इनमें टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये चूंकि वाइड एरिया लिंक है तो फिर यहाँ पर हर फॉरन फॉरन रेप्लीकेट नहीं होते, आप कम ज़्यादा टाइम कर सकते हैं। अब चूंकि ये वाइड एरिया लिंक्स बहुत अच्छे हो गए हैं, तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि पहले हम लोग जो रेप्लिकेशन रखते थे वो आमतौर पे कहते थे भाई जो डोमेन कंट्रोलर्स की साइट टू साइट रेप्लिकेशन है वो शाम के टाइम पे हो या रात के टाइम पे हो या इतने घंटे बाद हो, ये साइट टू साइट रेप्लिकेशन होती है। ठीक है भाई, ये सिनेरियो मैं रख रहा हूँ। उसके बाद फिर अब मैं इसमें एक जीपीओ इम्प्लीमेंट करूंगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछें, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़ोर से अजान हो रही है, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लूँगा, अजान ख़त्म होने के बाद फिर शुरू करूँगा। उस दौरान अगर कोई सवाल है तो आप चैट पे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक जो मैंने अभी तक चीज़ आपको बताई, एक सिनेरियो जो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है भाई, 2-3 मिनट का। हम्म।
अच्छा भाई, क्विक क्वेश्चन। हाँ, कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं कुछ, तो पहले इनको देख लेते हैं। साइड टू साइड एप्लीकेशन वाला पार्ट रिपीट कर दें। अच्छा, सर ऑडियो पे करना है सवाल। अच्छा, ऑडियो पे करना है सवाल, रुक जाओ भाई अभी। सर जीपीओ हर कैंपस की अलग डिफाइन हो सकती है। जीपीओ पे अभी अब आते हैं। जीपीओ जब आपको मैं कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। पर अगर यूजर्स बढ़ गए तो हम साइट 2 पे अगर यूजर्स बढ़ गए तो हम वहाँ भी एक से ज़्यादा, हाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप एक से ज़्यादा बिल्कुल लगा सकते हैं डोमेन कंट्रोलर। एक साइट पे मेन कैंपस में अगर आपके पास 1000 यूजर्स हैं, आपने 2 डोमेन कंट्रोलर्स लगाए, आप दूसरी साइट पे भी 2 लगा लें अगर आपके पास वहाँ भी 500,000 यूजर्स हैं, ठीक है, तो वहाँ भी लगा सकते हैं। डोमेन कंट्रोलर्स की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आपके अगर मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड के तो दुनिया भर में ऑफिस है भाई, दुनिया भर में उनके ब्रांचेस हैं, तो उनके हर जगह पे डोमेन कंट्रोलर्स लगे हुए होंगे, तो इनकी कोई लिमिट नहीं है। अभी बैंक की अगर ब्रांचेस देखी जाए तो कम से कम भी 1000 ब्रांचेस तो होंगी। ऑफ साइड एटीएफ को हटा दो तो 1000 1500 ब्रांचेस है। हर ब्रांच में यूजर्स बैठे हुए, वहाँ डोमेन कंट्रोलर्स भी लगे हुए हैं, ठीक है, तो डोमेन कंट्रोलर्स की वो नहीं होती। अच्छा, अच्छा, अब आप जरा आ जाए इस पे कि भाई ये, अब मैं असल पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ कि भाई मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, कि जो मैंने अभी इतनी सिनेरियो बनाया है इतना लंबा, तो इसका असल मकसद क्या है, ठीक है। अच्छा, अब ये 50 यूजर्स लेट सपोज यहाँ के हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 यूजर्स यहाँ के हैं, 20 यूजर्स यहाँ के हैं, टोटल ये 100 यूजर्स हैं, ठीक है, बहुत छोटा सा एनवायरनमेंट है ये 100 यूजर्स का। ये ध्यान में रखिए कि स्मॉल बिजनेस जो होता है ना, वो ये होता है 150, 200, 300, 500 यूजर्स का स्मॉल बिजनेस होता है। फिर वो मीडिएट होता है, और फिर एंटरप्राइज होता है। तो अगर आप ये देखें कि इकरा यूनिवर्सिटी का इंटरमीडिएट में आ जाएगा, क्योंकि इनके पास यूजर्स की तादाद 2000 तक तो है, इससे शायद ज़्यादा ही है। कंप्यूटर्स की तादाद, यूजर्स की तो बहुत ज़्यादा है। बल्कि शायद ये इंटरमीडिएट से भी ऊपर ही निकल जाए, क्योंकि हर यूज़र स्टूडेंट की भी आईडी बनती है यूज़र की, तो फिर ये एंटरप्राइज में आ जाएगा। डिपेंड करता है कि डेटा कितना यूज़ हो रहा है। एनीवेज, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार इस डोमेन कंट्रोलर, क्योंकि मैं सारे यूजर्स, मैं तो यहीं बैठा हुआ था और इस डोमेन कंट्रोलर में मैंने सारे यूजर्स बनाए। अगर मुझे देखना है कि मैं यूजर्स मेरे कहाँ बने हुए हैं और मैं यूजर्स कहाँ बनाता हूँ, तो उसके लिए फिर आप कहाँ जाते हैं, इसी में डोमेन कंट्रोलर में एक टूल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, जिसको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स कहा जाता है। यहाँ कहीं मैंने शायद पहले भी स्लाइड में मौजूद है, ठीक है। और अभी इसी से हम समझेंगे कि ये ओयू का कॉन्सेप्ट क्या है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जब आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर का ये जो टूल है ये ओपन करते हैं, या विंडो ओपन करते हैं, तो आपको टॉप पे अपना डोमेन का नाम नजर आएगा, ठीक है। इस पे इसने अपना नाम डोमेन का रखा हुआ है forest.com। इससे ये मत परेशान होइएगा कि कुछ फॉरेस्ट का नाम है, ये बेसिकली आपका होगा abc.com, ठीक है। इसने नाम ही ऐसा रखा है forest.com, W2K forest.com एनीवेज। और उसके नीचे फिर कुछ बिल्ट इन फोल्डर्स नजर आएंगे, जिसमें कंप्यूटर्स का फोल्डर होगा, डोमेन कंट्रोलर्स का है, कुछ लॉस्ट एंड फाउंड, कुछ बिल्ट इन होते हैं जो हर जब भी आप इंस्टॉल करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी, ये सारे फोल्डर्स हो जाएंगे। इनमें फिर एक यूजर्स का फोल्डर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये वो बिल्ट इन फोल्डर है। अगर आप यूजर पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपको तमाम यूजर्स की लिस्ट नजर आ जाएगी, जो 100 यूजर्स हैं वो एक साथ नजर आएंगे। अगर आप कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम कंप्यूटर्स नजर आएंगे जो कि उस डोमेन का हिस्सा बन चुके हैं, ठीक है। यानी 50 कंप्यूटर्स आपके मेन कैंपस के थे, 30 उधर के, 20 उधर के, तो जो जो भी मशीन आपने उस डोमेन का हिस्सा बनाई है वो आपको नजर आएगी, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो बेसिकली कंप्यूटर का है और ये यूजर्स का है। उसके अलावा जिन कंटेनर्स पे यानी जिन फोल्डर्स पे कुछ और भी बना हुआ है ना, छोटा सा ये निशान, ये ओयूज कहलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स। ये आप खुद बनाए हुए हैं आपने, ये बेसिकली डोमेन कंट्रोलर का जो ओयू है ये भी बना हुआ है पहले से,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने एनवायरनमेंट में जितने डोमेन कंट्रोलर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे हमारे सिनेरियो में 3 नहीं बल्कि 4 डोमेन कंट्रोलर्स हैं, 2 मेन में हैं और एक ब्रांच में है, तो 4 नज़र आएंगे यहाँ पर। हमारे केस में कंप्यूटर्स की तादाद अगर 100 है तो 100 नज़र आएंगे, यूज़र्स अगर हमने 100 बनाए तो 100 यहाँ नज़र आएंगे। तो ये एक सिनेरियो इस तरह से बनता है। यही ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है भाई एक्टिव डायरेक्टरी में, इसके बगैर गुजारा नहीं है किसी भी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। इसी पे जाके यही यूज़र भी क्रिएट होता है, यानी आप यूज़र्स पे जाएं और यहाँ 100 यूज़र्स नज़र आ रहे होंगे, यहीं राइट क्लिक करें और न्यू यूज़र और न्यू यूज़र को ऐड कर दें, वो यहीं ऐड हो जाएगा। और जब वो ऐड होगा तो वो एक सर्वर पे बनेगा और दूसरे सर्वर पे खुद ब खुद रेप्लिकेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा आ जाते हैं हम इस पे कि वो भी हमने देख लिया कि अगर हमने यूजर्स देखना है तो कहाँ देखना है, जहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में। अच्छा, अब यार ग्रुप पॉलिसी मुझे बनाने को कहा जा रहा है, मुझसे कहा ही जा रहा है कि भाई जितने यूजर्स हैं ना हमारे डोमेन में, चाहे वो मेन कैंपस के यूजर्स हों, चाहे वो गुलशन के हों या एयरपोर्ट के हों, ये ब्रांचेस हैं हमारी, ठीक है। तो इनमें जितने भी यूजर्स हैं या जो जो भी अगर 100 यूजर्स हैं तो इन तमाम यूजर एक ग्रुप पॉलिसी बनाओ ऐसी, यानी मुझसे कहा जा रहा है कि भाई मैं एक ऐसी जीपीओ 1 मैं उसका नाम देता हूँ, ग्रुप पॉलिसी 1 कह देता हूँ। ये ऐसी पॉलिसी हो कि जिसमें तमाम यूजर को 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट की इजाजत हो। अगर 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट की उन्होंने सही गलत, तो आपका पास अकाउंट लॉक हो जाएगा। अब ये बड़ी कॉमन पॉलिसी है, ठीक है। 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट अलाउ है, चौथी अगर आपने गलत लॉग इन अटेम्प्ट की, यानी गलत पासवर्ड डाला, रॉन्ग पासवर्ड, तो भाई आपका जो अकाउंट है ना वो लॉक हो जाएगा। अब ये पॉलिसी आपने कहा कि यार मुझे तमाम यूजर्स के लिए एक कॉमन पॉलिसी है सबके लिए, 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट्स की, ठीक है भाई। और आपने देखा भी होगा अक्सर, बल्कि हमारे पास अक्सर जगहों पे ऐसा होता है, अक्सर जगहों पे पॉलिसीज होती है कि भाई आपका पासवर्ड इट शुड बी चेंज्ड आफ्टर एवरी 60 डेज। तो जब जैसी 60वां दिन आता है उस दिन आप लॉगिन करते हैं तो वो आपसे कहता है पासवर्ड एक्सपायर्ड, योर पासवर्ड इज एक्सपायर्ड, चेंज द पासवर्ड। तो फिर आपको मजबूरन चेंज, ये सब किस तरह से होता है, ये पॉलिसीज ही इंप्लीमेंट हुई हुई है जो हर यूजर के लिए होती है। चले मैं उनमें से एक पॉलिसी ले लेता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा सिक्योरिटी पॉलिसी बनानी है कि जिसमें 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट्स हो सके, ठीक है। अच्छा, ये पॉलिसीज ये आपको, अब जाहिर है कि आपको रटी हुई नहीं होती कि यार आपको ढूंढना पड़ता है, हजारों किस्म की पॉलिसीज हैं। मैंने तो सिर्फ एक यहाँ से इनेबल की थी, वरना हजारों पॉलिसीज हैं। इत्तेफाक से बहरहाल ये वाली जो पॉलिसी है शायद यहाँ कहीं होगी, मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता कि अगर क्योंकि रटी हुई तो नहीं होती चीज़ें, विंडोज सेटिंग्स में देख लेते हैं। पासवर्ड पॉलिसीज में कहीं होना चाहिए इसको, सिक्योरिटी पॉलिसीज में देखता हूँ मैं इसको, क्योंकि इसका ताल्लुक सिक्योरिटी से है, तो सिक्योरिटी पॉलिसीज में देखता हूँ मैं इसको। अकाउंट पॉलिसीज का ताल्लुक अकाउंट से है, तो मैं अकाउंट पॉलिसीज में देखता हूँ इसको। अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, ये रही। अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड, अगर मैं इसको चेंज करके 0 का मतलब है कि ये पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, कोई इनवैलिड 0 टर्म्स का मतलब ही, अगर इसको मैं चेंज करके 3 कर दूं तो इसका मतलब वो कि अकाउंट विल नॉट लॉक आउट टिल 3 अटेम्प्ट्स, और चौथी अटेम्प्ट में फिर वो लॉक हो जाएगा। अब ये पासवर्ड, बाहर मैं ये पॉलिसी भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि लोकल है ये पास बिल्कुल इसी किस्म का जो एडिटर है ना वो आपको डोमेन कंट्रोलर्स पे भी मिल जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, वो डोमेन कंट्रोलर्स पे भी मिल जाएगा। शायद अगर मुझे यहाँ पर वो तस्वीर नज़र आ जाए तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। हाँ, ये है इस किस्म का वो ग्रुप पॉलिसी एडिटर जिसको कहते हैं, ये इस किस्म का होता है। ऊपर डोमेन लिखा हुआ है और ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स हैं, या ये सारे ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। जब आप क्लिक करेंगे ना इस पे
तो आपको सारी पॉलिसीज नज़र आती हैं, या इसके प्लस को माइनस कर दें तो सब नीचे नज़र आएगा। फिर आप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसीज़, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसीज़, और फिर आप उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज मुझसे कहा गया कि एक जीपीओ बनाए, ग्रुप पॉलिसी 1 बनाए, कि जो तमाम यूजर्स के लिए हो, 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट्स की इजाज़त हो, जैसी वो चौथी गलत लॉग इन अटेम्प्ट करें तो उनका अकाउंट लॉक हो जाए। ठीक है, ये ग्रुप पॉलिसी मैंने बना ली जाकर बड़ी आसानी से, उसी एडिटर को ओपन किया, ग्रुप पॉलिसी बन गई, उसका मैंने नाम दे दिया GPO1। अब असल मसला आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करूँ मैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और इसकी जो प्रेसिडेंस वगैरह है, इसको बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। देखें, याद रखें, 4 किस्म की ग्रुप पॉलिसीज, यानी 4 तरह से इम्प्लीमेंट होती है ग्रुप पॉलिसी। यानी ग्रुप पॉलिसी जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट होता है, या जब भी कंप्यूटर कोई रीस्टार्ट होता है, या शटडाउन था तो अगर स्टार्ट हुआ है, तो वो इस ऑर्डर में अपने ऊपर लगी हुई पॉलिसीज को पढ़ता है। इधर गौर से देखें, इसमें लोकल, साइट, डोमेन और ओयू। यहाँ पर ओयू का भी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे। जब भी कोई कंप्यूटर, जैसे मेरा ये कंप्यूटर लैपटॉप है, अब ये डोमेन का हिस्सा है ये, और कोई ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई हुई है, जब मेरा कंप्यूटर ऑन होगा ना, तो वो पहले चेक करेगा इस ऑर्डर में कि मेरे अपने कंप्यूटर पे तो कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई हुई लोकल। अब मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि एक ग्रुप पॉलिसी मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाई, जैसे मैंने अभी एक ग्रुप पॉलिसी इनेबल की ना, रिसाइकल बिन डिसेबल करने वाली। ठीक है, इसी जैसे लेट सपोज मैंने एक ग्रुप पॉलिसी बनाई कि भाई मेरा डेस्कटॉप हरे रंग का हो जाए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो एक ग्रुप पॉलिसी लोकल है जो मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाई खुद से। जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो इसको चेक करेगा कि कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई भी है मेरी मेरी यूजर प्रोफाइल पे या मेरे कंप्यूटर के लिए। उसने कहा हाँ यार, मेरा डेस्कटॉप जो है ना वो ग्रीन कलर का, कोई उसने बोला हुआ है वो ग्रीन कलर का एक पिक्चर है, वो आनी चाहिए। तो उसने कहा ठीक है भाई, ग्रीन कलर की पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट वो चेक करेगा कि अगर मैं किसी साइट का हिस्सा हूँ, मैं गुलशन का हूँ, मैं मेरा कंप्यूटर गुलशन की साइट का हिस्सा है या मेन, तो क्या साइट पे कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई भी है। पता चला कि साइट पे पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी कि डेस्कटॉप जो है वो रेड कलर का होना चाहिए। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। उसने कहा अच्छा भाई, इसका मतलब पहले तो ग्रीन था, अब ये रेड हो गया है। आगे बढ़ा, उसने कहा डोमेन पे कोई पॉलिसी अप्लाई हुई भी है, उसने कहा भाई येलो होना चाहिए। और आगे बढ़ा, ओयू पे कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई भी है, हाँ भाई डेस्कटॉप वाइट होना चाहिए। अब ग्रीन, रेड, येलो और वाइट, बारी बारी वो ऑर्डर में चेक करेगा। सबसे आखिर में जो ग्रुप पॉलिसी को वो रीड करेगा, याद रखें, उसी की सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस है, उसी को वो अप्लाई करेगा, और अल्टीमेटली उसका डेस्कटॉप क्या नजर आएगा, वाइट। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको फिर से देख लें कि ग्रुप पॉलिसीज या तो कंप्यूटर की अपनी होती है लोकल, और जब आप ग्रुप पॉलिसी बनाते हैं डोमेन कंट्रोलर पे, तो फिर वो इन 3 चीजों पे इंप्लीमेंट होती है, या तो साइट लेवल पर, या डोमेन लेवल पर, या ओयू लेवल पर। कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो सब कुछ चेक करता है बारी बारी। सबसे पहले वो अपनी पॉलिसी चेक करता है, मेरा डेस्कटॉप ग्रीन होना चाहिए, कहेगा अच्छा भाई ग्रीन। फिर वो कहेगा कि मैं जिस साइट का हिस्सा हूँ उस साइट पे कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई भी है, डोमेन यानी डोमेन में मेरे, हाँ भाई साइट पे तो साइट वाली पॉलिसी कहती है कि तुम्हारा डेस्कटॉप रेड होना चाहिए, डोमेन वाली पॉलिसी कहती है कि तुम्हारा डेस्कटॉप ब्लू होना चाहिए, लेकिन ओयू वाली पॉलिसी कहती है कि तुम्हारा डेस्कटॉप वाइट होना चाहिए। तो सबसे आखिर में जिसको वो रीड करेगा उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी। तो जब वो लॉग इन हो जाएगा तो उसका डेस्कटॉप आपको वाइट नजर आएगा। तो रीड वो इस तरह से करेगा, लेकिन इम्प्लीमेंट यानी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई किसकी होगी, उल्टा यहाँ से चलेगा, सबसे हाई उसकी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और सबसे आखिर में इसकी जो अपनी कंप्यूटर की पॉलिसी उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, अब ये इसको याद रखिएगा, ये जो चीज मैंने आपको बताई है यही चीज इसने यहाँ बताई है कि रीड वो यूं करेगा इधर से ऊपर से नीचे, लेकिन प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा क्या होगी, सबसे ऊपर वाले की।
यानी OU, फिर डोमेन, फिर साइट और फिर लोकल ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, इसलिए इसको LSDO कहा जाता है, यानी लोकल साइट डोमेन OU, LSDO। अच्छा, तो अब यहाँ पर इधर आ जाते हैं भाई हम। ये मैंने ग्रुप पॉलिसी बनाई है भाई, और मैं यहाँ पर ये चीज़ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि LSDO, ये हमने रूल याद रखना है। बड़ा करके लिख देता हूँ इसको मैं, ठीक है भाई, क्योंकि कंप्यूटर इस ऑर्डर में रीड करता है, सबसे पहले वो लोकल, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब आपके ख्याल में जब ये ग्रुप पॉलिसी डोमेन में बनी, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने वो आपको बताया था ना, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, तो वो मैंने अब यहाँ थोड़ा सा बना दिया है इसको, ठीक है। तो आपका डोमेन है abc.com, सबसे ऊपर आपका डोमेन का नाम आ रहा होगा। उसके नीचे मैंने आपको दिखाया था कि मुख्तलिफ फोल्डर्स आ रहे थे। अच्छा, मैंने क्या किया कि एक कंप्यूटर्स का मैंने उठा लिया और यूजर्स का, बाकी मैंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया उनको, वो मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है अभी। कंप्यूटर का जो होगा, अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे सारे कंप्यूटर की लिस्ट आ जाएगी। यूजर्स को मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सारे यूजर्स की लिस्ट आ जाएगी, वो यूजर्स जो यहाँ बने, जो यहाँ बने या यहाँ बने, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि यार अच्छा, फिर उसके अलावा साइट्स भी मुझे नजर आएगी। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में नहीं आती, वो एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में आती है नजर, लेकिन जब जीपीयू इंप्लीमेंट करते हैं तो वो ये भी नजर आ रही होती है। मेरी ये 3 साइट्स हैं, तो मैंने कहा साइट 1 जो है वो मेरी मेन कैंपस है या मेन हेड ऑफिस है, साइट 2 गुलशन है, और साइट 3 जो है वो एयरपोर्ट है। ये साइट्स भी नजर आ रही है मुझे। साथ में मैंने क्या किया कि मैंने, क्योंकि जब मैं यूजर्स पे क्लिक कर रहा था तो ये तमाम यूजर्स एक साथ मुझे नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि छोटे छोटे 3 अलग अलग ओयूज बना देता हूँ, जिनको कंटेनर्स या ओयूज भी कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट्स, ताकि ऑर्गेनाइज हो जाए वर्क मेरा, बजाय इसके कि सारे यूजर्स मुझे एक ही साथ नजर आए। मैंने कहा क्या किया, एक ओयू बनाया मेन का, और जितने यूजर्स मेन कैंपस के थे या मेन हेड ऑफिस के थे वो मैंने सब बारी बारी इधर मूव कर दिए। ये बाकायदा मूव किए जाते हैं, तो वो यहाँ से यूजर से हट जाएंगे और वो इधर आ जाएंगे। फिर गुलशन वाले सारे यूजर्स मैं इधर ले आया, और एयरपोर्ट के सारे यूजर्स मैं इधर ले आया, ठीक है। तो अब अगर मैं यूजर्स पे क्लिक करूंगा तो ये एम्प्टी होगा, खाली होगा, क्योंकि इसके यूजर्स दूसरे ओयूज में आ गए, सेग्रीगेट हो गए, अलग अलग हो गए। अब अगर मैं मेन पे क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ वो यूजर्स नजर आएंगे जो मेन कैंपस के होंगे या मेन के होंगे। अगर गुलशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे गुलशन के यूजर्स नजर आएंगे, और इसी तरह एयरपोर्ट वाले, ठीक है। याद रहे कि एक यूजर एक वक्त में एक ही कंटेनर में हो सकता है, 2 में नहीं हो सकता। अगर गुलशन वाला है तो गुलशन में होगा वो, फिर ऐसा नहीं हो सकता यूजर एक है वो इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, वो एक वक्त में एक में होगा, ठीक है। कुछ सिनेरियो मैंने बनाया, तो ये मेरा डोमेन है, ये मेरी साइट्स है, और कुछ मैंने ओयूज बना दिए हैं जो कि तीनों ब्रांचेस को शो कर रहे हैं। ये मुझे पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। आपको यहाँ समझ में आएगा कि मैंने ओयूज बनाए क्यों है अभी मजीद। ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। आपके ख्याल में मुझे ये पॉलिसी कहाँ इंप्लीमेंट करनी चाहिए? जब मेरा कंप्यूटर लॉग इन करे तो वो तो इस ऑर्डर में पढ़ता हुआ जाएगा, और सबसे आखिर वाला जो है ना उसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होती है। जो जो इम्प्लीमेंट यहाँ हुआ होगा वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, दूसरा ये, अगर मैं पॉलिसी abc.com पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है वो आप वीडियोस में देख लीजिएगा भाई। सिंपल, आपने जब ग्रुप पॉलिसी बना के छोड़ देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, फिर आप इस डोमेन पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे तो वो, और फिर राइट क्लिक, और फिर वहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि भाई उसको लिंक टू जीपीयू, वो आप लिंक टू जीपीयू पे क्लिक करेंगे, वो कहेंगे कौन सी जीपीयू से लिंक करना है, आप कहोगे जीपीयू 1 से, तो इसका मतलब होगा जीपीयू 1 अब इधर लिंक हो गई। और जब लिंक होने का मतलब है कि अब वो इनहेरिट होगी, तमाम जितने भी उसके अंदर जितनी चीजें आ रही हैं सब पे इनहेरिट हो जाती है। इनहेरिटेंस किसको कहते हैं कि इम्प्लीमेंट आपने टॉप लेवल पे कर दी, अब उसके अंदर या उसके अंडर जितनी भी ग्रुप्स बने हुए हैं, कंटेनर्स बने हुए हैं, ओयूज बने हुए हैं, उन सब
कि फिर मजीद उनके अंदर जो कंप्यूटर या मशीन है उन सब पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये कहलाती है इनहेरिटेंस, और पॉलिसी इनहेरिट होती है। तो भाई ये पॉलिसी तो मुझे उसूलन इम्प्लीमेंट कर देनी चाहिए इधर। मैंने कहा कि यार ये पॉलिसी, मैं गया और मैंने जीपीओ 1 जो है ना वो इधर इम्प्लीमेंट कर दिए इस लेवल पे। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, जीपीओ 1 मैंने इधर इम्प्लीमेंट किए, स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ सिर्फ याद करने उसके लिए। ये जीपीओ 1 मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी इस लेवल पे। तो जब मैं इस लेवल पे इम्प्लीमेंट कर दूंगा जीपीओ, तो इसका मतलब है कि भाई वो अंदर वाले मेन कैंपस के जितने यूजर्स होंगे उन सब पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, गुलशन के जितने यूजर्स होंगे उन सब पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और इसी तरह एयरपोर्ट के तमाम यूजर्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसका मतलब है कि तमाम यूजर्स, चाहे वो यहाँ के हों चाहे वो यहाँ और यहाँ के हों, उन सब के लिए बात बराबर हो गई कि 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट्स के बाद चौथी लॉग ऑन अटेम्प्ट पे उनका अकाउंट लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी ना मैंने किसी ओयू पे अलग से कोई जीपीओ इम्प्लीमेंट की हुई है, ना मैंने साइट्स पे कोई जीपीओ, अब इससे पहली जीपीओ थी जो मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट कर दी। क्योंकि जीपीओ इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ की जा सकती है, या तो लोकल होगी, हर कंप्यूटर की अपनी होगी, तो अपनी तो कोई बनी भी नहीं किसी कंप्यूटर की। फिर साइट पे इम्प्लीमेंट की जाती है, तो मैं इन साइट्स पे जाके अलग अलग इम्प्लीमेंट कर सकता था। लेकिन अगर साइट्स पे इम्प्लीमेंट करता तो फिर मुझे तीनों पे करनी पड़ती, या इधर जाके कर देता तो वो तीनों पे हो जाती, तो ये भी सही था, तीनों साइट्स के यूजर्स पे आ जाती है चीज। ठीक है, डोमेन पे भी कर सकता था, मैंने डोमेन पे जाके कर दी, क्योंकि डोमेन पे इनहेरिट हो जाएगी सब पे ही हो जाएगी, वो जितनी भी हैं सारे के सारे सब शामिल हो जाए। मैं तो चाह रहा हूँ ना तमाम कंप्यूटर्स पे हो जाए। तो कल को मैं अगर कोई नई साइट बनाता हूँ तो उस पर भी फिर मुझे अलग से जाके इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी, मैं डोमेन पे कर देता हूँ उसको बाहर। एनीवेज, किसी ओयू पे मैंने अलग से कोई जीपीयू इम्प्लीमेंट नहीं की। यहां तक तो ये बात सही है कि भाई इधर जाके इम्प्लीमेंट की, वो तमाम के लिए हो गई। अब मुझे प्रॉब्लम ये आई कि यानी मैं टास्क मुझे मिला, क्योंकि कुछ दिनों बाद एयरपोर्ट की जो ब्रांच है ना वहाँ के यूजर्स की तरफ से बहुत कंप्लेन आना शुरू हो गई, क्योंकि वो कुछ ब्रांच जो है वो ऐसी थी कि जहाँ लोग बहुत दिया कर रहे थे, या जिस किस्म की जो भी कहो कि वो उनकी बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि वो रॉन्ग अटेम्प्ट ज्यादा कर रहे थे शायद। या अगर समझ लें कोई बैंक एनवायरनमेंट है और कोई ब्रांच किसी गांव के करीब है, तो वहाँ के एम्प्लॉयज जो हैं वो समझ लें कि वो गलतियां ज्यादा कर रहे हैं, बार बार उनके अकाउंट लॉक हो रहे हैं। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तंग आ गया कि यार इस ब्रांच से बहुत कंप्लेंट्स आती हैं, मतलब मुस्तकिल इनके अकाउंट लॉक हो रहे हैं, आप उनको अनलॉक करें। तो फिर मैनेजमेंट ने कहा कि ऐसा करो कि जो एयरपोर्ट कैंपस या एयरपोर्ट ब्रांच में जो 20-30 यूजर्स बैठे हुए ना, 20 जितने भी हैं, तो इनके लिए तुम एक और ग्रुप पॉलिसी बना दो, और इनको मेरी तरफ से 5 अलाउ कर दो, चलो, यानी इनको 5 अटेम्प्ट अलाउ कर दो। सही है भाई, 5 अटेम्प्ट अलाउ कर दो, ग्रुप पॉलिसी 2 बनाओ, 5 अटेम्प्ट अलाउ कर दो इनको, यानी 5 तक भी अगर इनसे गलती होती है तो हो जाए जीपीओ 2। लेकिन बाकी जितने हैं ना उनकी वही पॉलिसी रहनी चाहिए, 3 वाली। सिर्फ एयरपोर्ट कैंपस जो है इनके यूजर्स के लिए आप 5 को अलाउ कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जब मैं जीपीयू बनाऊंगा तो मैं इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करूंगा? इस लेवल पे तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये इधर इम्प्लीमेंट करूंगा तो वो तो सबके लिए हो जाएगी। बाकी 2 को तो मैं 3 अटेम्प्ट्स पे ही रहने देना चाहता हूँ। सिर्फ एयरपोर्ट वालों के लिए मैं चाहता हूँ कि वो 5 अटेम्प्ट्स भी अलाउ कर दो इनको, चलो, ज्यादा कंप्लेन आ रही थी यहाँ से, इनको अलाउ कर दिया एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपके ख्याल में ये जीपीयू 2 जो है ये अब मुझे किधर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? ये जो एयरपोर्ट कैंपस है, एक तो ये साइट 3 कहलाता है, इसके तमाम यूजर्स इस साइट पे आते हैं, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा मैंने इन तमाम यूजर्स का एक ओयू भी बनाया हुआ है, वो ये ऑप्शन है। तो या तो मैं इधर इम्प्लीमेंट करूं या मैं इधर इम्प्लीमेंट करूं, क्योंकि इधर तो कर नहीं सकता। हाँ भाई, क्या ख्याल है? सिर्फ एयरपोर्ट पे कोई और इस पे राय देना चाहेगा, या सब अभी बैठे हुए सिर्फ देख ही रहे कि हो क्या रहा है? मतलब किधर इम्प्लीमेंट करना चाहिए मुझे यार? चैट पे बता दो। एक ने कहा एयरपोर्ट वाले ओयू पे कर दे। अच्छा, चले, मैं अब
पहले समझ लें, अच्छा है, ताकि फिर आगे की जो सिनेरियोज होंगे ना उसमें आपको आसानी हो जाएगी। आगे के सिनेरियो से मतलब है कि वो सिनेरियोज जो मैं हो सकता है आपको असाइनमेंट में दे दूं, और वो सिनेरियोज ऐसे जो बहुत ही टेढ़ी भी हो सकते हैं, और जाहिर है आपको पता है कि टेढ़ी चीज़ हमेशा एग्जाम में आती है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट किया मैंने कहा यार मुझे सिर्फ इनके लिए 5 अटेम्प्ट चाहिए ना, तो मैं ये साइड 3 है, तो ये जो जीपीओ 2 है ना मैं इधर जाके इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इस जीपीओ पे, जीपीओ 3 ना यहाँ कर देता हूँ इम्प्लीमेंट, सॉरी जीपीओ 2। अच्छा भाई, उससे होगा क्या कि क्या साइट 3 पे जब मैं जीपीयू 2 इम्प्लीमेंट करूंगा तो उससे क्या इन यूजर्स को 5 अटेम्प्ट्स मिल जाएंगी? हाँ या ना में जवाब दे दें भाई। याद रहे कि जीपीयू 1 इधर इम्प्लीमेंट हुई हुई है, जीपीयू 1 ने तमाम यूजर्स को अलाउ किया 3 अटेम्प्ट, लेकिन कहा यह गया कि इधर के जो यूजर्स है ना ये कुछ गड़बड़ करते हैं, तो इनको चलो यार 5 अटेम्प्ट दे दो, है तो हमारे यूजर्स ना, इनको 5 अटेम्प्ट कर दो। तो ये यूजर्स इस साइट पे आते हैं, साइट 3 पे, लेकिन इन्हीं यूजर्स का मैंने एक ओयू भी बनाया हुआ है। अब जीपीयू जो मैंने 5 अटेम्प्ट्स की बनाई है वो मैं इधर अप्लाई करूं या इधर अप्लाई करूं? चले मैंने इधर अप्लाई कर दी। इधर अप्लाई करने से क्या इनको 5 अटेम्प्ट्स और बाकियों को 3 अटेम्प्ट्स मिल जाएंगी? कुछ बता सकते हैं इस बारे में? नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, बहुत से लोगों ने लिख दिया ये। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मिलेगी तो कैसे, अगर नहीं मिलेगी तो क्यों नहीं मिलेगी। अब जरा इसको जरा सोचें, ये इम्प्लीमेंट कर दी यहाँ पर, यहाँ के कंप्यूटर जब स्टार्ट होंगे तो भाई इस ऑर्डर में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकल, कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई अपनी मशीनों पे, तो इनकी बेचारे कोई कुछ नहीं है ना। उसके बाद वो देखते हैं कि साइट पे क्या इम्प्लीमेंट हुई हुई है, तो यहाँ की यूजर्स लॉग इन हुए, उन्होंने कहा साइट पे ओहो जीपीयू 2 है भाई, जीपीयू 2 क्या कहती है 5 अटेम्प्ट हमें अलाउ हैं, इसका मतलब आगे बढ़े, डोमेन लेवल पे गए। डोमेन पे जैसे ही पहुंचे उन्होंने कहा यार ये तो जीपीयू 1 भी है, और जीपीयू 1 तो कहती है 3 अटेम्प्ट। मजीद आगे गए ओयू पे, मतलब जितने भी जो कि हम भाई ये कंप्यूटर, उसने कहा कि मैं किसी ओयू का हिस्सा हूँ, हाँ मैं इस एयरपोर्ट, इस पे तो कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई थी, क्योंकि इम्प्लीमेंट ना होने का मतलब इससे तो वही इनहेरिट हुई थी जो कि डोमेन पे है वही इस पर, तो वो तो वही है 3 अटेम्प्ट वाली। ठीक है, तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि जब ये कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ऑर्डर ये देख रहा है, लेकिन सबसे हाई प्रायोरिटी किसकी होती है? इस ऑर्डर में होती है ना, यहाँ से चलती है जो प्रायोरिटी, यानी जो वो इम्प्लीमेंट करेगा प्रायोरिटी, वो तो इस ऑर्डर पे इस तरफ से चलेगी यू करके। तो सबसे आखिर में उसको ओयू मिल रहा है, और ओयू पे इनहेरिट हुई भी कौन सी पॉलिसी है? जो कि डोमेन से आ रही है, और वो कौन सी है? वो 3 अटेम्प्ट वाली है। तो ये पॉलिसी तो फिर वॉइड हो जाएगी ना उसके लिए, क्योंकि वो वहां तक तो जाएगी नहीं, ये तो रास्ते में आ गई थी। इसने कहा 5 अटेम्प्ट, अच्छा खुश हो गया। हाँ, अगर डोमेन और ओयू पे कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई भी होती तब तो ये पॉलिसी फिर इस पे इम्प्लीमेंट हो जाती, लेकिन उधर पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई भी है और उनकी प्रेफरेंस है, क्योंकि अगर डोमेन पे या ओयू पे हो गई तो उनकी प्रेफरेंस साइट से ऊपर है। और यहाँ इतफाक से ओयू पे तो नहीं हुई भी, लेकिन ओयू पे इनहेरिट होके तो आई भी है, लेकिन चलो अगर इनहेरिट भी होके नहीं आई भी, डोमेन पे तो हुई भी है ना, और डोमेन पे क्या है 3, तो डोमेन सुपरसीड करता है साइट को, तो डोमेन वाली पर इम्प्लीमेंट हो जाती। लेकिन जाहिर है साइट वाली की बारी तो बहुत बाद में आएगी अगर रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, तो जो सबसे आखिरी वाली है वो इम्प्लीमेंट होती है, याद रखें, और आखिरी वाली अभी फिलहाल यही है। तो आप अगर इस तरह से साइट पे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ग्रुप पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो भाई फिर बेस्ट तरीका क्या होगा कि इसको यहाँ इम्प्लीमेंट ना करो, बल्कि इसको कहाँ इम्प्लीमेंट करो, इसको इधर इम्प्लीमेंट करो, एयरपोर्ट के ओयू पे इम्प्लीमेंट करो। इसीलिए अब आप देखें ओयू का कितना फायदा है, ये ओयू बनाए इसीलिए जाते हैं कि ये ग्रुप पॉलिसीज में मदद करते हैं। ये अगर यहाँ इम्प्लीमेंट होगी इसकी सबसे हाई प्रायोरिटी होगी, याद रखें हमेशा। ठीक है, क्योंकि याद रखें कि इनहेरिट हो रही है, लेकिन ओयू अगर अपनी पॉलिसी है तो वो अपनी पॉलिसी सबसे सबसे आखिर में इसकी पॉलिसी देखी जाएगी। तो कंप्यूटर लॉग इन हुआ,
स्टार्ट हुआ, उसको डोमेन में आया, डोमेन में आते ही उसने चेक करना शुरू किया, अपनी पॉलिसी हटा दी, साइट पे उसने देखा कोई पॉलिसी नहीं हुई, आगे बढ़ गया, उसने कहा डोमेन पे क्या पॉलिसी है, डोमेन पे GPO 1 लगी हुई है, वो 3 अटेम्प्ट वाली है, और आगे बढ़ा, उसने कहा मैं जिस OU का हिस्सा हूँ, डायरेक्टली मैं जिस OU का हिस्सा हूँ उस पे भी कुछ है, हाँ भाई GPO 2 है, GPO 2 क्या कहती है, 5 अटेम्प्ट बस, तो अब इसका मतलब है कौन सी इंप्लीमेंट होगी, जो सबसे आखिरी वाली, 5 अटेम्प्ट मुझे मिल जाएंगी, जबकि बाकी जितने कंप्यूटर्स हैं उनको वही 3 अटेम्प्ट मिलेंगी। क्यों? इसलिए कि अगर ये कंप्यूटर लॉग इन हो रहा है तो ये भी इसी ऑर्डर में देख रहा है, लोकल कोई नहीं है, साइट कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई, डोमेन पे गया GPO 1 है जिसमें कितनी अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, आगे गया OU पे अलग से कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई, वही इनहेरिट हुई है, जब इनहेरिट वही हुई है तो इसका मतलब वही 3 अटेम्प्ट वाली है, ये मेन गुलशन कैंपस वाले में, तो इसको 3 अटेम्प्ट मिलेंगी, इसको भी 3 अटेम्प्ट मिलेंगी, तो 3 अटेम्प्ट इसको हो गई, 3 अटेम्प्ट इसको हो गई, इसको मिल गई 5 अटेम्प्ट। अब ये सब क्या है कि जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहा है ना, उसको अकल इस्तेमाल करनी पड़ेगी भाई। ये तो मैं बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो बता रहा हूँ, लेकिन ज़ाहिर इससे कई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। सबसे आसान है कि ऐसी पॉलिसी जो सब पे इम्प्लीमेंट हो, तो वो तो डोमेन लेवल पे लगा दें आप, अच्छा है वो, लेकिन जब बाद में आपको वो करना पड़ता है ना, चले, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट आ गई भाई मैनेजमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा यार ये तीनों में एक मेन कैंपस, हम बस ये इस रिक्वेस्ट के बाद हम इसको ख़त्म ही करेंगे, क्योंकि इसमें आप जितनी डेप्थ में जाए उतना कम है, क्योंकि हज़ारों ग्रुप पॉलिसीज़ हैं और हज़ारों, लेकिन मेरा काम तो यहाँ पर आपको आइडिया देना है और थोड़ा समझा देना है कि भाई आप, अब आपके पास सिनेरियो कैसा भी बने, ये कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। चलें, सिनेरियो ये आ गया, मतलब एक रिक्वेस्ट और आ गई, फरमाइश आ गई मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई इस मेन कैंपस का जो डायरेक्टर है, एक डायरेक्टर यहाँ पर है, एक डायरेक्टर यहाँ पर है, एक डायरेक्टर साहब और एक डायरेक्टर यहाँ बैठते हैं, तो इन तीनों हेड ऑफिस के और 2 ब्रांचेस के 3 डायरेक्टर्स हैं जो कि अपने अपने ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है। और वो जो डायरेक्टर्स हैं, जो एक का यूजर, जो मेन कैंपस के हैं और जो गुलशन के हैं और जो एयरपोर्ट ब्रांच या कैंपस जो भी कहो उसके हैं, वो तीनों डायरेक्टर्स को जो है ना ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनका अकाउंट लॉक हो। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो है ना, हमें तो अलग चाहिए मामला, हमारा अकाउंट कभी लॉक नहीं होना चाहिए, तो हम पे ये पॉलिसी नहीं चाहिए हमें, 3 लॉग ऑन अटेम्प्ट वाली और 5 लॉग ऑन अटेम्प्ट वाली, हमें तो GPO 0 अटेम्प्ट वाली चाहिए। मतलब जीरो का मतलब है कि कोई पॉलिसी ना लगी हुई उसमें या कुछ भी ना लगा हुआ, यानी 0 अटेम्प्ट, जीरो अगर आप कर देते हैं ना, जीरो का मतलब होता है कि आफ्टर 0 अटेम्प्ट, तो 0 अटेम्प्ट कोई चीज़ नहीं होती, तो इसका मतलब है कि उस पर कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई है, सिंपल इज दैट। अब आपके ख्याल में क्या करना चाहिए मुझे, यानी मुझसे कहा गया कि एक और ग्रुप पॉलिसी बनाओ, GPO 3 बना दो चलो, और इसमें जो है ना वो 0 अटेम्प्ट होनी चाहिए, 0 अटेम्प्ट वाली पॉलिसी, यानी इसमें कभी पासवर्ड जो है ना वो लॉक ना हो इनका। अगर मैं कोई नंबर दे दूंगा ना 1, तो इसका मतलब होगा कि एक के बाद दूसरे अटेम्प्ट पे लॉक कर जाएगा, लेकिन जीरो का मतलब ये नहीं होता कि पहले अटेम्प्ट पे लॉक कर जाए। मतलब मेरा जीरो से अटेम्प्ट से मतलब यहाँ पर ये है कि वॉइड हो, मतलब कोई भी इसमें नेवर नेवर एक्सपायर होता है ना, इसी तरह ये कभी लॉक आउट ना हो। ये पॉलिसी अब मुझे चाहिए। अब ये पॉलिसी मैं कैसे इंप्लीमेंट करूँ, क्योंकि मेरा एक यूजर डायरेक्टर यहाँ है, एक यूजर डायरेक्टर यहाँ है और एक यूजर डायरेक्टर यहाँ है, जो यहाँ के 2 हैं उन उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो 3 लॉग इन अटेम्प्ट के बाद लॉक हो जाते हैं, और जो डायरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है उसके 5 अटेम्प्ट के बाद लॉक होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो तीनों हैं इनका पासवर्ड कभी भी लॉक ना हो। क्या ख्याल है आपका भाई? कोई ख्याल देना चाहेगा अपना इस बारे में, कुछ बताना चाहेगा? अगर बता देंगे तो भाई फिर हम इसको खत्म कर देंगे उसके बाद, नहीं बताएंगे तो और सिनेरियोस पे शुरू कर दूंगा मैं। क्योंकि याद रखिए, अगर मैंने एक चीज़ यहाँ पर आपको समझा दी है ना, और अगर मैंने इस पर टाइम लगाया है, तो भाई सिनेरियो तो 50 किस्म के बन सकते हैं ऐसे सिनेरियो पर, और वो भी ऑनलाइन एग्जाम, वाह 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 क्या बात है। ऐसे सिनेरियो एक्टिव डायरेक्टरी में बनेंगे कि फिर आप घूम रहे होंगे कि यार 10 ब्रांचेस हैं, 50 यूजर्स, और हर ब्रांच में हजार हजार यूजर्स हैं,
किस तरह से इम्प्लीमेंट हो, क्या ख्याल है क्या करना चाहिए यार? इसमें 3 डायरेक्टर्स हैं अलग अलग। सर अब गुलशन में 2 कैंपस हैं, और गुलशन में 2 कैंपस, उसको छोड़ो यार, गुलशन में 2 कैंपस कहाँ है भाई? अभी गुलशन एक ब्रांच बनाई हुई है। सर एयरपोर्ट कैंपस का ओयू ही डिफाइन नहीं करेंगे? अरे यार ये मत बोलो यार, ओयू डिफाइन कर चुके और उस पर हम इम्प्लीमेंट कर चुके, आगे बढ़ो भाई। अब ये मैंने आपको एक जो है ना वो सोचने का मौका दिया है, लेकिन ज़ाहिर है आप लोग कहाँ सोचते हैं यार। सर एयरपोर्ट कैंपस का ओयू सर प्लीज एक्सप्लेन हो गया। ओयू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यानी ग्रुप ऑफ यूजर्स, बस सिंपल। क्यों बनाया जाता है ओयू? ताकि ग्रुप पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। ओयू बनाने से, और चूंकि ओयू पे जो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होती है उसकी प्रेफरेंस सबसे हाई होती है, तो इसीलिए ओयूज बनाए जाते हैं। अब आपको अगर, अब ज़ाहिर है मुझे यहाँ पर लोग अभी कोई ख़ास आइडिया नहीं दे रहे, हालांकि मैंने सवाल बड़ा आसान सा पूछा था। अ, मैंने एक और ओयू पर, मैंने एक और जीपीओ बनाई है। मैंने कहा कि ये जो 2 हैं इनके यूज़र्स को 3-3 अटेम्प्ट्स मिली हुई हैं, जबकि एयरपोर्ट के यूज़र्स को 5 अटेम्प्ट्स तक अलाउ हैं। एक डायरेक्टर यहाँ है, एक डायरेक्टर यहाँ है और एक यहाँ है। तीनों डायरेक्टर्स की जो ओयू अटेम्प्ट्स हैं वो अनलिमिटेड होनी चाहिए, यानी ज़ीरो कोई ग्रुप पॉलिसी वो नहीं होना चाहिए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होनी चाहिए। इनका अकाउंट कभी लॉकआउट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी एक मैंने ग्रुप पॉलिसी बनाई कि जिसमें मैंने कहा कि अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, जीरो अटेम्प्ट का मतलब यहाँ बेसिकली अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कि इसका पासवर्ड अकाउंट कभी लॉकआउट नहीं होगा। मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करूं कि जिससे सिर्फ इधर का और इधर का एक यूजर पे वो इम्प्लीमेंट हो? मैंने सिंपल ये सवाल पूछा था भाई। तो याद रखिए कि आप इंडिविजुअल यूजर्स पे जब आप पॉलिसी लगाएंगे तो वो उसकी प्रेफरेंस तो सबसे आखिरी है जो लोकल है। आपने आपने कहा चलो ठीक है सर, वो इस यूज यहाँ की जो डायरेक्टर हैं उन पे पॉलिसी, उनकी यूजर पे लगा दें, इनकी यूजर पे लगा दें और इनकी यूजर पे लगा दें। भाई यूजर की पॉलिसी वो रीड करेगा, लेकिन उसके बाद फौरन जब वो साइट और ओयू पे जाएगा तो ये पॉलिसीज जो है ये ओवरराइड हो जाएंगी। ये पॉलिसीज इनकी प्रेफरेंस ज्यादा है, लोकल वाला तो पीछे रह जाएगा। अल्टीमेटली उनको वही पॉलिसी मिलेगी जो उनके ओयू की होगी या उनके डोमेन की होगी। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूँ भाई, ओयू के कॉन्सेप्ट समझो। अब मैं यहाँ ये कर सकता हूँ कि इस जगह पे मैंने कहा कि चलो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक और ओयू बना देता हूँ, और ये ओयू मैं किसके लिए बनाता हूँ? डायरेक्टर्स के लिए बना देता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ डायरेक्टर्स हैं ये सारे। ठीक है, अभी मैंने अलग ओयू बना दिया डायरेक्टर्स के नाम से। और फिर कैंपस से भी जो यूजर था, मेन कैंपस के जो डायरेक्टर थे उनको मैंने यहाँ मूव कर दिया, गुलशन के जो डायरेक्टर थे उनको यहाँ मूव कर दिया, और एयरपोर्ट के जो डायरेक्टर थे उनको यहाँ मूव कर दिया। अब तीनों के नाम इस ओयू में आ रहे होंगे यूजर्स। और फिर ये ग्रुप पॉलिसी में अप्लाई कर देता हूँ इधर जाके, किधर जाके GPO3 इधर अप्लाई कर देता हूँ। तो जब भाई मैं इधर अप्लाई कर दूंगा तब आप खुद देख लें कि डायरेक्टर्स में 3 बैठे हुए। अब 3 में से जो भी लॉग इन करें, चाहे वो चले इधर के हों, तो वो जब लॉग इन करेंगे, सिर्फ वो डायरेक्टर साहब जब लॉग इन करेंगे तो वो इसी ऑर्डर में देखेंगे। वो कहेंगे मेरा अपना लैपटॉप, मेरा अपना कंप्यूटर, उस पर तो कोई पॉलिसी नहीं है। फिर मैं किस साइट का हिस्सा हूँ, तो वो अभी भी साइट 2 का ही हिस्सा है। वो साइट 2 पे जाएंगे, इधर भी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हुई भी। फिर वो कहेंगे अच्छा मैं किस डोमेन का हिस्सा हूँ, डोमेन मेरा abc.com है, मेरे डोमेन पे कौन सी पॉलिसी है, GPO1 है। GPO1 क्या कहती है, 3 लॉग इन अटेम्प्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा अरे यार इसी के लिए तो मैं पीछे पड़ा हूँ कि नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा चलो मैं आगे देखता हूँ, आगे मेरा ओयू कौन सा है। अच्छा मेरा ओयू तो अब ये है, मैं अब इन ओयू में नहीं हूँ, इस ओयू में आ गया हूँ। इस ओयू में मेरी ग्रुप पॉलिसी क्या कहती है, GPO3, ओहो GPO3 कहती है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। तो अप्लाई इम्प्लीमेंट कौन सी होगी, जो ओयू पे, क्योंकि सबसे आखिरी वाला ये है। तो इसकी सुपरसिडेंस या प्रेसिडेंस कह लो या प्रेफरेंस कह लो, वो इसकी होगी। तो अल्टीमेटली फिर सिर्फ वो यूजर इस ब्रांच का जो डायरेक्टर साहब हैं, वो जब लॉगिन करेंगे तो उन पे ये वाली पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। इनका ओयू हमने अलग बना दिया है, इसीलिए ओयू बनाए जाते हैं कि उन पे अलग सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई की जा सकें, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस है।
तो भाई इस जैसे 50 सिनेरियो बन सकते हैं। अब इसको सर यूजर्स वाले ओयू पे डिफाइन करते हैं। भाई यूजर्स वाले ओयू में यूजर्स वाला कंटेनर है, उसकी तमाम यूजर्स तो अब मुख्तलिफ ओयूज में आ चुके हैं, वो तो खाली पड़ा हुआ है, उसमें तो यूजर्स ही नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे शुरू में कहा था ये टेढ़ा टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो वो आपकी मर्जी है भाई। आपके पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इस रिकॉर्डिंग को आप जाके दोबारा सुन लीजिएगा अच्छी तरह। अगर आपको समझने का शौक होगा तो जीपीओस को, जाहिर है बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों ने तो ये कोर्स बस ऐसे ही उठाया हुआ है कि, लेकिन उन लोगों के लिए जो करंटली इस पे काम कर रहे हैं या आगे करना चाहते हैं, तो वो फिर थोड़ा समझें। तो ये जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, सिर्फ मैंने एक दो एग्जांपल्स दिए हैं। सिनेरियोज इससे कहीं ज़्यादा बन सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपने पढ़ना है। लेक्चर्स में भी पढ़ लीजिएगा, वीडियो भी देख लीजिएगा, और अगर आपको और मज़ीद इसके ऑप्शंस मिले, मतलब आपको थोड़ा सा इस पे इंटरनेट पे भी थोड़ा पढ़ें इसको जाके कि जीपीओ क्या है। 2000 न्यू स्टूडेंट्स की आईडीज बनानी है एक्टिव डायरेक्टरी में, क्या ये क्या मैनुअली होगा? मतलब एक एक यूज़र बनाना पड़ेगा? जी हाँ भाई, यूज़र्स अलग अलग ही बनाए जाते हैं भाई। इसका कोई इसका कोई दूसरा वे आउट नहीं है, कोई टेम्पलेट नहीं है, ऐसे टेम्पलेटिंग नहीं होती इसमें, टेम्पलेटिंग नहीं होती भाई। मतलब एटलीस्ट जब तक जब तक मैंने काम किया 2016 तक, उसके बाद तो फिर इधर आ गया मैं, तो इधर तो पढ़ाने में लगे मैं ज़्यादा। लेकिन प्रैक्टिकली जितना मैंने 2016 तक मैंने काम किया, तो उसमें मैंने तो कभी बल्क में यूजर्स जब भी बनाए, मतलब अलग अलग बनाने पड़ते हैं भाई। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई तरीका जहन में नहीं है अभी, और है भी नहीं शायद। सवाल अच्छा था आपका ये। और अगर आपको कोई तरीका मिले नई विंडोज 2019 में, सर्वर 2016 या 19 में, क्योंकि सर्वर 2016 में भी मैंने कोई इतना खास काम नहीं किया हुआ। हाँ, उससे पहले के सर्वर्स पे काफ़ी किए। तो अगर 2016 के या 19 के उसमें उन्होंने ऐसा कोई, लेकिन दे नहीं सकते, क्योंकि भाई हर यूज़र का आपको भारत नाम अलग देना होता है, उसकी उसका ईमेल अलग होता है, हर चीज़ अलग बनती है। तो आप एक टेम्पलेट के ज़रिए काम कर नहीं सकते, तो आपको यूज़र्स अलग अलग बनाने पड़ेंगे भाई। खैर, अगर कोई कंपनी ऐसी है ना जिसके पास 2000 यूज़र्स हैं, इसका मतलब वो बड़ी कंपनी है, तो वो ऐसा हो नहीं सकता कि वो पहली दफ़ा एक्टिव डायरेक्टरी में आ रही हो, उसके पास एक्टिव डायरेक्टरी पहले से चल रही होगी। तो एक साथ 2000 यूज़र्स ऐड भी कौन करता है यार। ठीक है भाई, फिर यहीं तक रखते हैं। अ, और अगर आपको ये एक चीज़, जाते जाते मैं आप पे और एक आपको क्या कहेंगे, बुरी खबर है, जो भी आपके क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, लेटेस्ट, तो ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा ये असाइनमेंट 4। ये सिर्फ मास्टर्स वालों के लिए, बैचलर्स वालों के लिए ऑप्शनल है, ये करना चाहें तो कर लें। मास्टर्स वालों को करना ही करना है। ठीक है, आपने सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी का एनवायरनमेंट बनाना है, बस सिंपल। यानी जो आपने वर्चुअल मशीन्स बनाई हुई है ना, उनमें से एक आपने यकीनन सर्वर 2016 या 12 भी बनाया है। उस सर्वर पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर ली है, उसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है। ठीक है, उसको डीएनएस भी बनाना है, वो डीएनएस उसी दौरान बन जाता है। फिर एक आपकी विंडोज 7 या विंडोज 10 की जो मशीन होगी, उसको आप प्रिपेयर करेंगे, जो जो आपने प्रिपेयर की हुई है फेज 1 में, उसको उस डोमेन का पार्ट बना दें, और उस कंट्रोलर पे 2 यूजर अकाउंट्स बनाएं डिफरेंट नामों के, और विंडोज 7 मशीन पे दोनों से लॉगिन कर चेक कर ले कभी लॉगिन हो रहे नहीं हो रहे। ये सिंपल सा काम है जो अभी मैंने बताया है, इतना 3 लेक्चर्स में लास्ट। ये मैं आपको असाइनमेंट को अपलोड भी कर दूंगा। बैचलर्स वाले करना चाहे तो ये भी कर सकते हैं, उनके लिए कंपलसरी नहीं है, मास्टर्स वालों के लिए कंपलसरी है भाई। ठीक है, हालांकि कोई इतना खास टेढ़ा काम नहीं है, आसान सा काम है ये भी। बस कोई आप लोगों ने अटेम्प्ट जो किए हैं,
सबके सब मतलब ऐसे मासूम बन जाते हो कि जैसे पता नहीं, हम तो सर बहुत अच्छे पढ़ते हैं, हम तो सब बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, करते सब सही है सर, गलत आ जाते हैं, नंबर अच्छे नहीं आते, 0 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। मेजोरिटी जो है ना क्विज में नंबर ऐसे ही है, 2 3, 1 2 3, और उन सब ने गलत किए हैं। और रीज़न क्या है गलत करने की, ये मैं अभी नहीं बताऊँगा, ये मैं आपको, ज़ाहिर है कि अभी इसकी एक्सपायरी तो हो जाए पहले क्विज की, उसके बाद ही पता चलेगी ये रीज़न भी कि कि भाई ये क्यों आपने इतनी गलतियाँ की हैं उसमें, आपने अकल इस्तेमाल नहीं की ना, आपने आप ये समझे कि शायद ये वही रेगुलर जो होते हैं ना एमसीक्यूज, बस ये वही है ये, नहीं भाई ये वैसे नहीं थे, ये थे तो वैसे ही, लेकिन आपको थोड़ा इसमें थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी थी, ये ऐसे नहीं हो जाते थे। और जल्दबाजी में आप लगेंगे, 2 अटेम्प्ट मैंने हर एक को दी हुई थी, और तीसरी अटेम्प्ट मैं किसी को भी नहीं दूंगा, और ये एक्सपायरी इसकी आगे भी नहीं बढ़ेगी। तो जिसके जो नंबर आ गए भाई वो आ गए, और उस पर बेचारा वो कुछ नहीं कर सकता अब। ठीक है, परेशान तो वैसे तुम लोग ऐसे होते हो जैसे नंबरों की इतनी फिक्र है, ऑनलाइन में वैसे ही तुम लोगों के मजे आए हुए हैं, नंबर खुल के मिलते हैं तुम लोगों को। मल्टीपल आंसर्स हैं, जी हाँ भाई मल्टीपल आंसर्स हैं, बिल्कुल है, उस पर लिखा हुआ है, ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये मल्टीपल आंसर्स हैं ये। एनीवेज, ठीक है भाई, यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।